क्या नीट 2025 के एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज देखने को मिलेगा? क्या पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा हाई कट ऑफ को देखते हुए, या सिलेबस में कोई चेंज देखने को मिलेगा? तो बेटा मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, नीट 2025 एग्जाम में आपको ऐसा कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे क्वेश्चंस आपने 2024 में देखे, जो सिलेबस आपने 2024 में फॉलो किया, वही सिलेबस आपको 2025 में भी फॉलो करना है। कुछ चीजों का बस आपको ध्यान रखना है। पहला, कि पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। आपको बस एफिशिएंट प्रैक्टिस करके अपना रिवीजन इस तरीके से करना है कि एग्जाम में आपको सारे देखे हुए क्वेश्चन मिले। मैं हर साल अपनी क्लास में टॉप 1000 क्वेश्चन कराता हूं और आप देखोगे 90% एक्यूरेसी के साथ मैं नीट एग्जाम का पेपर प्रिडिक्ट करता हूं, और यही प्रिडिक्शन अब आप भी कर पाएंगे मेरे नीट क्वेश्चन बैंक की मदद से। हमने लगभग 10,000 सवाल आपके लिए बनाए हैं बायोलॉजी के, लगभग 5,000 सवाल केमिस्ट्री के, और लगभग 5,000 सवाल फिजिक्स के आपके लिए बनाए गए हैं। ये सभी सवाल एक एक एनसीईआरटी लाइन से निचोड़ के बनाया गया है, और इसमें हर तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखा गया है, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो। हर तरह के क्वेश्चन का एक प्रॉपर ब्लेंड आपको मिलता है। इन किताबों का फॉर्मेट हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं, और जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो हम एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी कराते हैं आपका। इन सभी क्वेश्चन के डिटेल्ड आंसर की और सॉल्यूशन आपको हमारी किताब में मिल जाती है, और साथ ही साथ आप हमारे फंडा बॉक्स ऐप पे इनका वीडियो सॉल्यूशन और इन ऐप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी किताब भूल जाते हैं तो। इन किताबों के साथ आप अगर हमारा पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर का कॉम्बो भी परचेज कर लेते हैं तो आपकी पूरी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। मतलब आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए, आपने पीवाईक्यू किया, आपने एग्जाम्पलर किया, और इसके बाद आप नीट एग्जाम देने जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको देखे हुए मिलेंगे। ये एफिशिएंट क्वेश्चन सीरीज हमने आपके लिए बनाई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इररिलेवेंट सवाल करने में, और एग्जैक्टली जहां से पेपर बन सकता है उन सभी टॉपिक को कवर करके एक कैप्सूल के फॉर्म में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट आपके लिए बनाया गया है। तो फटाफट नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और आज ही इस बुक की मदद से अपनी नीट 2025 की जर्नी में चार चांद लगा लीजिए। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए, पहले ही इसके टॉपिक वाइज कुछ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चंस देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट। आप जानते हैं कि हर एक केमिकल रिएक्शंस के लिए अगर आप रेट बोलें तो वो कुछ इस तरीके से डिपेंड करता है, टाइम के साथ वो क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। इट डिक्रीजेस फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही कहा गया है, टाइम समय के साथ कम होता रहता है। ये जीरो ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अगली बात कह रहा है द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन। किसकी? रेट ऑफ अ रिएक्शन की यूनिट। देखिए, हर किसी केस में देखिए रेट की यूनिट तो यही आएगी, इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट तो बेटा मोल पर लीटर ही होनी चाहिए, और इसकी पर सेकंड, आप पर सेकंड में आंसर है तो पर सेकंड तो कितना हो गया, इट इज मोल पर लीटर पर सेकंड। वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपके पास एक रिएक्शन गिवन है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा भाई, करेक्ट नहीं, नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो नॉट करेक्ट। देखिए एक बार इसका रेट निकाल के देखते हैं, इस रिएक्शन का रेट क्या होना चाहिए। देखिए इस रिएक्शन का रेट होना चाहिए, आपका डिकम्पोज हो रहा है क्या, N2O5, तो इट इज -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt इज इक्वल्स टू 4NO2 आपका बन रहा है तो प्लस 1/4 DNO2 अपॉन dt प्लस DO2 बाय। ठीक है, तो ऐसी कुछ इक्वेशंस आपके सामने आनी चाहिए। पहला ऑप्शन मैच कीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि माइनस DN2O5, यानी इसकी बात कर रहा है इट इज ट्वाइस ऑफ DO2 बाई dt, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए आप इसे यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, ऐसा ही आएगा जैसा दे रखा है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में आएंगे, देखिए किसके बीच में रिलेशन है, आपका रिलेशन है
N2O5 और NO2 के बीच में, N2O5 एंड NO2 के बीच में, तो कितना आना चाहिए? देखिए 2 ऊपर जाएगा या फिर इस 4 को अगर आप ऊपर लेके जाएं तो ये आना चाहिए ट्वाइस ऑफ DN2O5 इक्वल्स टू DNO2/dt। तो क्या यही दे रखा है? एब्सोल्युटली यही दे रखा है। थर्ड देखिए DNO2/dt, यानी DNO2 इसकी बात कर रहा है, इट इज 4 टाइम्स DO2/dt। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये वाला देखिए कह रहा है -2DN2O5, यानी इसको इसने 2 बना दिया है। कैसे बनाया? ये इधर आया होगा तब जाके 2 हो सकता है। इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स DNO/dt। नहीं भाई, इट इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स DNO2/dt। ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसका करेक्ट कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट कह रहा है ऑन एडिशन ऑफ AgNO3 टू NaCl व्हाइट PPT अकर्स। देखिए आपकी जो बेटा प्रेसिपिटेशन जो रिएक्शंस होती हैं, इनफैक्ट कुछ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो या फिर हाइड्रेशन यानी कि पानी जिसमें निकल रहा हो, या फिर गैस वाली जो रिएक्शन जिसमें गैस का फॉर्मेशन हो रहा हो, ये सारी की सारी रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं, इंस्टेंटेनियस होती है। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन का लिए ड्राइव होता है, इट इज अ ड्राइव फॉर अ रिएक्शन। उसके लिए पुश है, एक पीपीटी का बनना, एक गैस का बनना या फिर वाटर का बनना। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, क्या वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, हाँ अगर हम कैटलिस्ट डालते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो सकता है। कह रहा है कंसंट्रेशन पे, यस बिल्कुल, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो आपके रिएक्शन में चेंजेस आते हैं। तो सारे के सारे फैक्टर्स बिल्कुल करेक्ट है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें। कह रहा है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी पर यूनिट आर। देखिए m तो आपका क्या है? m आपका मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर है। तो देखिए जीरो ऑर्डर के लिए आपके पास क्या हिंट रहती है? रेट कांस्टेंट k की बेगर, आपको इसमें बस लीटर की पावर देखनी है। आप इसमें लीटर की पावर देखिए और इसमें +1 ऐड कीजिए, आपके पास ऑर्डर आ जाता है। अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर देखना है तो कैसे आएगा फर्स्ट ऑर्डर? इसमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसमें लीटर की पावर 0 होनी चाहिए। अगर देखिए लीटर की पावर 0 है तो मोल लीटर कुछ मतलब नहीं बनता है, मोल का भी कुछ लीटर नहीं बनता है। तो यानी कि अच्छा, तो ठीक है, कितना हो गया इसके लिए? तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट इज पर सेकेंड ओनली। ठीक है, तो फर्स्ट कहाँ पे? पर सेकेंड, पर सेकेंड, पर सेकेंड। इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। देखिए दो ऑप्शन आपके पास, मोलर पर सेकेंड एंड मोलर। हमेशा पर सेकेंड तो आता ही है, ऑलवेज पर सेकेंड तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट में आएगा ही आएगा। तो पर सेकेंड सिर्फ एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप इसे तरीके से भी कर सकते हैं बेटा, आप बोल सकते हैं डायरेक्ट, आप याद रख सकते हैं के की जो वैल्यू है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितनी होती है? इट इज, पहले जीरो ऑर्डर के लिए निकालते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए होती है वो मोल पर लीटर पर सेकेंड, वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है पर सेकेंड, वो सेकेंड ऑर्डर के लिए होती है पर मोल लीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, के की वैल्यू आपको गिवन है। कह रहा है at a reactant concentration of 0.02 m the rate of reaction would be। देखिए ये रिएक्शन कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। कैसे? इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k इंटू a की पावर 1। ठीक है, बस आपको अब क्या निकालना है? द रेट ऑफ रिएक्शन, r की वैल्यू निकालनी है। आपके पास k की वैल्यू क्या गिवन है? यस एब्सोल्युटली, इट इज 4 इंटू 10 की पावर -3 और a की वैल्यू गिवन है 2/100। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? इट इज 8 इंटू 10 की पावर -5 मोलर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर गया। ठीक है जी, अगला बढ़ते हैं। कह रहे विच इज करेक्ट अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जीरो ऑर्डर के बारे में कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट? पहला स्टेटमेंट है रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। नहीं भाई, रेट तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता ही करता है। ठीक है, इसमें ऑर्डर का कोई लेना देना है नहीं। कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन। हाँ ये तो बिल्कुल सही है। देखिए कोई भी रिएक्शन किसी ऑर्डर की क्यों होती है? क्योंकि उसके कंसंट्रेशन पे वो कितना डिपेंड करती है। जीरो ऑर्डर इसलिए क्योंकि ए नॉट की पावर 0 पे डिपेंड करती है, यानी कि कंसंट्रेशन डिपेंड करती ही नहीं है। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो चुका है। अगले स्टेटमेंट में देख सकते हैं यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट इज कंसंट्रेशन इनवर्स। गलत बात है, क्या हुआ? पर सेकेंड, ये हो जाएगा आपका मोल पर लीटर कंसंट्रेशन एंड सेकेंड इनवर्स। ठीक है, कह रहा है
यूनिट ऑफ रेट कॉन्सेंट्रेशन इज कंसंट्रेशन इनवर्स एंड टाइम इनवर्स, नहीं, इट इज कंसंट्रेशन एंड टाइम इनवर्स। क्या है? इट इज कंसंट्रेशन एंड टाइम इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला कहता है द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्या इनिशियल, देखिए रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये तो किसी पर डिपेंड ही नहीं करता, ये तो डज नॉट डिपेंड, इनिशियल फाइनल छोड़िए, इट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ओनली, ये तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, इनिशियल फाइनल दूर की बात है। यही इसका इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कह रहा है द रेट कांस्टेंट k फॉर द रिएक्शन 2a plus b gives product was found to be 2.5 into 10 की पावर -5 लीटर पर मोल पर सेकेंड। देखिए इसकी यूनिट से हमें इसका पहले ऑर्डर निकालना होगा, आपको पता होगा कि इसका ऑर्डर कितना आ रहा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन बने आफ्टर 15 सेकेंड इज दिस मच आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अरे भाई कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑर्डर निकालना है। देखिए ऑर्डर निकालने का बेस्ट तरीका भी बताया, आप के की यूनिट देखिए, उसमें जो भी आपको लीटर की पावर दिखाई दे, लीटर की पावर, उसमें आप +1 ऐड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे लीटर की पावर कितनी है, सिर्फ लीटर लिखा है, तो लीटर की पावर 1 है, +1 ऐड कर दीजिए, आंसर आ गया आपका 2। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2 एब्सोल्यूट। ठीक है जी, नेक्स्ट कहता है फॉर द एलिमेंट्री स्टेप, ये आपका एक एलिमेंट्री स्टेप है, इसमें मॉलिक्यूलरिटी क्या है? देखिए इसमें मॉलिक्यूलरिटी कितनी आती है, ये सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, कैसी? एक सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी मॉलिक्यूलरिटी तो इसमें बेटा 1 ही आती है। ठीक है, इसमें क्या है, एक कंपाउंड पानी में घुल गया है, तो पानी जो है यहाँ पे सिर्फ एक डिसॉल्विंग सॉल्वेंट है। क्या है? एक डिसॉल्विंग सॉल्वेंट है। अगर लिक्विड होता तो हम शायद कुछ अलग केस करते, लेकिन अगर एक्वस लिखा है यानी कि हमें पानी सिर्फ यहाँ पे एक घोलने के काम आया है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी अभी भी क्या है, अभी भी सिर्फ 1 है। पानी का काम सिर्फ यहाँ पे आयंस में कन्वर्ट करना है, कोई रिएक्शन करना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द रेट ऑफ a reaction between a substance A and B is given by this equation. It is how much? It is rate is equals to K into A की पावर, देख रखा है, rate is equals to K into A की पावर N and B की पावर M। कह रहा है on doubling the concentration, मान लीजिए R1 है, कह रहा है on doubling the concentration, अगर हमने concentration doubling कर दी किसकी? A की, and halving the concentration of B, the ratio of new rate to the earlier rate कितना रेशियो होगा? तो देखिए आप R2 को लिखो, आपने क्या लिखा है, इट इज डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड हाविंग द कंसंट्रेशन ऑफ B, यानी B/2, ऐसा हो जाएगा। तो कह रहा है R2/R1 कितना होगा? देखिए कितना होगा, A से K तो कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 2 की पावर n इंटू A की पावर n, ऊपर वाले को स्प्लिट कर रहा हूं, एंड इट विल बी B की पावर m अपॉन 2 की पावर m। अब नीचे लिखेंगे क्या, A की पावर n, देखिए नीचे वाले को लिख रहा हूं मैं, R1 को लिख रहा हूं, अलग कलर चेंज कर देते हैं इसमें, R1 को लिख रहा हूं मैं कैसे, इसको लिख रहा हूं मैं A की पावर n इंटू B की पावर m। देखिए A की पावर n से A की पावर n कैंसिल, B की पावर n से B की पावर m कैंसिल, क्या आया आपका आंसर? आया 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर m। इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 2 की पावर n माइनस m। ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है इफ द रेट ऑफ रिएक्शन A to B डबल्स ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A, देन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। देखिए कह रहा है आपका जो R1 था वो A पे इस तरीके से डिपेंड कर रहा है, वो कह रहा है कि आपका R2 कितना हो जाएगा अगर, अच्छा R2 आपका क्या है, R2 आपका ट्वाइस ऑफ R1 है। ठीक है, R2 इज ट्वाइस ऑफ R1 जब हमने A का कंसंट्रेशन डबल कर दिया है, तो यानी कि इसके पास n टाइम्स डिपेंड कर रहा होगा, n टाइम्स, यहाँ पे भी n टाइम्स। ठीक है, फिर से वही स्टेप करें, R1/R2 लिखें, R1/R2 1/2 के बराबर आ जाएगा, एंड इट विल बी A की पावर n इंटू 2 की पावर n इंटू A की पावर n। देखिए n से n कैंसिल, n से n कैंसिल, तो कितना आया, इट इज ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन बाय 4 टाइम्स। देखिए एक करेक्शन, कंसंट्रेशन को हमने 2 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स इंक्रीज किया है, कितना? इट इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, ये 4 की पावर n है। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आया? देखिए मेरा आया 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4 की पावर n। ठीक है, अब 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2n।
ठीक है, 4 को लिखा मैंने 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ये चला गया और n तो पहले से था ही। यहाँ पे भी हाफ है और यहाँ पे भी हाफ है, हाफ की पावर 1 इक्वल्स टू हाफ ओनली, तो यानी कि ये और ये टर्म बराबर है। इसका सीधा सीधा क्या मतलब है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि 2n मेरा 1 के बराबर हो जाएगा और n की वैल्यू मेरी हाफ आ जाएगी। कितनी, n की वैल्यू विल बी हाफ। तो कौन सा ऑप्शन ठीक, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है Which statement about the molecularity of a reaction is wrong? कौन सा गलत स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन अ सिंगल स्टेप ऑफ अ रिएक्शन। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, सिंगल स्टेप में जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे। ठीक है, कह रहा है इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम रिएक्शन मैकेनिज्म। बिल्कुल सही बात, आप इसे देख के नहीं बता सकते, रिएक्शन मैकेनिज्म बनाना ही पड़ेगा। कह रहा है इट में आइदर भी होल और फ्रैक्शनल। बेटा होल बात तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन फ्रैक्शनल बात बिल्कुल गलत है, ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी था नन ऑफ द अबव, ऐसा तो है नहीं। नेक्स्ट, द केमिकल रिएक्शन 2O3 gives 3O2 proceeds as follows। इस तरीके से प्रोसीड करती है। द रेट लॉ एक्सप्रेशन शुड बी। देखिए कैसा आता है इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन। आप देखेंगे कि सबसे पहले स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो आप दिखाते हैं कि जो आपका रेट होगा वो डिपेंड करेगा। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे ये K2 है, ऊपर Ka है सिर्फ, इट इज K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ O इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ O3। अब देखिए इस O को मुझे हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट स्पीशीज है। यहाँ पे ऑक्सीजन मेरे पास, मुझे किससे बना है, मुझे ऑक्सीजन मुझे यहाँ पे रहती है मेरे पास सरप्लस अमाउंट में, तो ऑक्सीजन के टर्म्स में रिएक्शन यानी कि O2 के टर्म्स में लिखनी पड़ती है। O क्यों नहीं लिखते हैं, ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये तो इंटरमीडिएट है, इसका कुछ काम है नहीं, हम इससे रिएक्शन मैकेनिज्म में नहीं लिखेंगे। यानी कि इसका मतलब यहाँ से मुझे O हटाना पड़ेगा। O को कैसे हटाऊंगा, O को हटाऊंगा देखो मैं इस इक्विलिब्रियम वाले स्टेप से। ठीक है, इस इक्विलिब्रियम वाले स्टेप में देखो K इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O3। तो देखिए O की जगह मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, O की वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी K2 इंटू K इक्विलिब्रियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2, ऐसे ही आएगा। अब कंसंट्रेशन ऑफ O3 तो पहले से ही प्रेजेंट था, तो देखिए दो कांस्टेंट मिल गए, एक K2 मिला, एक K इक्विलिब्रियम बना। इसको मिला के हमने एक K डैश नाम का नया कांस्टेंट बोला, और हमारे पास अब है कुछ इस तरीके से O3 का स्क्वायर एंड O2 की पावर -1। ये रहा आपका फाइनल रेट इक्वेशन। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से कुछ क्वेश्चंस हैं। कह रहा है द हाफ टाइम ऑफ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज। देखिए कोई भी ऑर्डर हो, एक चीज बिल्कुल ठीक है कि हाफ लाइफ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A0 की पावर n-1 होती है। अगर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है तो मैं बोल सकता हूँ T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A0 की पावर 2-1, यानी कि क्या, यानी कि 2 - 1 इज 1, तो ये T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A0। देखिए इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, नहीं स्क्वायर के बराबर नहीं है, वो थर्ड ऑर्डर के लिए हो जाएगा। कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट इट इज सेइंग कि प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं, वो तो किसके लिए होगा, जीरो ऑर्डर के लिए हो जाएगा। कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, नहीं, वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। नेक्स्ट कह रहा है आपके पास एक रिएक्शन है, ये है आपका एस्टर का हाइड्रोलिसिस, वो भी किसमें, एसिडिक मीडियम में। देखिए एस्टर का हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में इज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, आप बोल सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन अगर एस्टर का हाइड्रोलिसिस है किसी बेसिक मीडियम में तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पानी यहाँ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड इज। देखिए अभी अभी आपके सामने मैंने लिखा था कि टी हाफ जो होता है इट इज फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो वैसे आप बोल सकते हो 0.693 अपॉन के, लेकिन आप ये भी बोल सकते हैं टी हाफ इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A0 की पावर n-1। तो n की जगह 1 लिखेंगे तो 1 - 1 इज 0, तो टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ A0, ऐसा कहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, इजी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, a reaction proceeds by first order reaction, 75% of the reaction was completed in 32 minutes, the time required for 50% completion is। देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए बेटा आप इजीली ऐसा फॉर्मूला कर सकते हैं, फॉर्मूला ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आपको बस ये देखना है कि अगर आपका A था तो A0/2, इसके लिए अगर
टी हाफ टाइम लग रहा है, तो ए नॉट बाय 4 के लिए भी कितना टी हाफ टाइम लगेगा। फिर हम ए नॉट बाय 8 के लिए जाएंगे तो इसके लिए भी टी हाफ लगेगा, ठीक है। यानी कि इतना कितना हो गया 50%, ए नॉट बाय 4 कितना हो गया, ये है 70% कंप्लीशन, इट इज 87.5% कंप्लीशन, ठीक है। तो देखिए वो बोल रहा है कि आपको ए से 75 जाने में कितना समय लगा, 32 मिनट लगे टोटल, कितने 32 मिनट लगे। तो 32 मिनट बोल रहा है कि हाफ लाइफ कितनी है, अरे तो ये इसकी हाफ लाइफ है, यानी कि 16 मिनट इससे यहाँ लगे होंगे और 16 मिनट इससे यहाँ लगे होंगे, तो हाफ लाइफ इज हाउ मच, हाफ लाइफ इज 16 मिनट्स ओनली। कहाँ है ऑप्शन 16 मिनट, ऑप्शन नंबर ई में है 16। अब सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन अब आगे आएंगे तो मैं आपको एक बार फॉर्मूले से भी समझा दूंगा, ठीक है, देखते रहिए। कह रहा है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1836 सेकंड्स। कह रहा है द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज, देखिए अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है तो k की वैल्यू इज वेरी सिंपल, इट इज 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल, थ्रू आउट द क्वेश्चन बैंक आप इसको देखते रहेंगे। इट इज 0.693 अपॉन 1386। आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये 5 टाइम्स, ये कितना है अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स चला जाएगा, तो इट विल बी एक्चुअली 5 × 10 की पावर -3, ठीक है। कैसा आएगा देखो, 5 × 10 की पावर -3 नहीं, इट इज 5 × 10 की पावर -4। देखिए आप इसे करिए इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 करिए और यहाँ पे एक 0 लगा दीजिए, इस पॉइंट को हटा दीजिए, ये चला जाएगा 5 टाइम्स, तो इट विल बी 10 की पावर -4। तो कितना लिख सकते हैं, कहीं है ऑप्शन, हाँ देखिए एक ऑप्शन ऐसा भी है 0.5 × 10 की पावर -3, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है, दोनों सेम ही चीज़ है। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड टी हाफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए ये दिया जाता है टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए, कैसे, इट इज, देखो आप अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। अगर आपको टी हाफ निकालना है तो इट इज ए नॉट बाय 2 इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी हाफ, ठीक है। कितना है, के टी हाफ को उधर लेके जाइए, इट विल बी के टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट बाय 2 ओनली, तो टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ए नॉट अपॉन 2 के। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इफ ए इज द इनिशियल कंसंट्रेशन देन टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज हाफ ऑफ द सब्सटेंस फॉर nth ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा, इसको इनवर्सली नहीं है, ये डायरेक्टली है, ये डायरेक्टली लिखा है, इट इज डायरेक्टली नॉट इनवर्स, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर n-1। यानी कि अगर मैं डायरेक्टली का साइन लगाऊं तो कैसे लगाऊंगा, मैं बोल दूंगा टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, यानी कि ऊपर की पावर्स रिवर्स हो जाएंगी, इट विल बी 1 - n। तो कौन सा ऑप्शन है, ए नॉट की पावर 1 - n, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है the mathematical expression for T half when 1/4 of the reaction is over following the first order kinetics। देखिए आप हमेशा फॉर्मूले को इस तरीके से याद रखिए कि जो T होगा इट विल बी 2.303 K log A नॉट अपॉन A। इसे आप A नॉट माइनस एक्स की तरह लिखते हैं, बट ऐसे मत लिखिए, इस तरीके से रहेंगे बहुत सुखी रहेंगे, क्योंकि हम हमेशा रिएक्शन कैसे नापते हैं कि हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी और मेरे पास फाइनल कंसंट्रेशन, यानी कि जो आंखों देखा है, यानी कि जो आपको दिख रही है उतनी कंसंट्रेशन। ये नहीं कि कितना रिएक्ट हुआ, वो सब बात नहीं कि पहले आपको कितनी दिख रही थी और अब आपको कितनी दिख रही है, बस बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट रखें। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है कि 1/4 ऑफ द रिएक्शन इज ओवर, 1/4 रिएक्शन खत्म हो गई, तो बचे कितनी है, 3/4 रिएक्शन अभी बची है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी 3/4 टाइम्स ऑफ ए नॉट। आप बस यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर कितना आएगा, इट विल बी 2.303 के लॉग ए नॉट, यहाँ पे आप करेंगे 3/4 ए नॉट, ऐसे करेंगे तो ए नॉट से ए नॉट गया 4 आ जाएगा ऊपर, तो लॉग 4/3। तो कौन सा ऑप्शन है, तो नंबर सी बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द हाफ लाइफ ऑफ 2 सैंपल्स इज 0.1 and 0.8 seconds। कह रहा है their respective concentrations is 450 respectively, the order of the reaction is। कभी भी ऐसा हो, सीधा सीधा फॉर्मूला टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर n-1। देखिए एक्चुअली इट इज 1 - n, लेकिन जब आप इन्वर्सली करते हैं, ये हमने अभी भी किया ना, एक क्वेश्चन कहाँ गया, अच्छा ठीक है उल्टा लिख दिया है, पर देखिए भाई अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे किया, 1 - f। इन्वर्सली आप चाहे ए नॉट की पावर n-1 भी लिख देते हैं, इन्वर्सली कर देते हैं, जो हमें आता है हम उसी तरीके से करेंगे, 1/a नॉट की पावर n-1।
ठीक है। बस अब टी हाफ देखो, दोनों को सब्सटीट्यूट कर दीजिए। टी हाफ पहला है आपका 0.1, दूसरा है आपका 0.8 इज इक्वल्स टू, एक कांस्टेंट लगाइए वो भी कट जाएगा। आपको लगना है ऊपर इसके रखेंगे 0.8 वाले की कंसेंट्रेशन कितनी है, इट इज 50 और नीचे है 400 एंड इट विल बी n-1। सॉल्व कीजिए, इट इज 1/8 एंड इट इज 1/8 दोनों, एंड इट इज ऑल्सो n-1। यानी कि सीधी सीधी बात ऐसी कि n-1 की वैल्यू किसके बराबर है, ये इसकी वैल्यू है 1 के बराबर, इज इक्वल्स टू 1। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, n की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, थोड़ा डार्क कर। कह रहा है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट्स, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज गिवन टू यू आफ्टर 40 मिनट्स एट बिकमिंग, ठीक है, इतना 0.0255 m। कह रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एट रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ 0.01 m। देखिए कैसे करेंगे, आपके पास यहाँ पे है ए गिव्स प्रोडक्ट, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको गिवन है एट 40 मिनट्स बिकम्स कैलकुलेट द, देखिए अगर आपको कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कैसे निकलेगा, रेट इज इक्वल्स टू के इनटू इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, यानी कि के आपके पास नहीं है, तो पहली रिएक्शन से जो पहली जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ से यहाँ तक आपको इसके लिए के निकालना पड़ेगा। तो के की वैल्यू होती है के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, ऐसे ही निकालते हैं। आप के की वैल्यू निकालेंगे 2.303 अपॉन टी, टी की जगह वैल्यू लिख लीजिए कितनी, इट इज 40 मिनट्स, मिनट्स में ही आंसर है तो ठीक है 40 लिख सकते हैं। लॉग ए नॉट की वैल्यू है 0.1 और आफ्टर 40 मिनट्स इट इज 0.025, यानी कि 0.025। देखिए आप इसे ठीक से देखेंगे, आप इसे 1 लिख सकते हैं, इसे 0.25 लिख सकते हैं। 0.25 इज 1/4, तो मैं सीधा सीधा इसे 1/4 लिख दूं नीचे वाले को, तो 4 की वैल्यू ऊपर आ जाएगी। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 2.303 अपॉन 40 लॉग 4 इज 0.6। इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आना चाहिए 3.47 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर, नहीं मोल तो आएगा नहीं, 3 पर मिनट, 3.47 10 की पावर -3 पर मिनट, ये आपका आंसर आना चाहिए। ये अभी लेकिन के की वैल्यू आई है, इस के की वैल्यू को अब आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, अब आपका आंसर कितना आएगा, इट विल बी 3.47 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 0.01, यही आएगा। बस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, मैं करके देख लेता हूँ। अच्छा ठीक है, 3.47 इंटू 10 की पावर -5 आ रहा है। देखिए क्रॉस चेक करने पे पता चला, ये मैंने बहुत जल्दी में -3 लिख दिया था, इट वाज एक्चुअली -2, लेकिन ये -2 और ये कितना हो जाएगा, इट विल बी -4 हो, कितना हो जाएगा -4, फटाफट कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन इट विल बी 10 की पावर माइनस, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, नंबर ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप इस वैल्यू को बस कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट ऑफ 0.5 पर मोल लीटर पर मिनट, डेसीमीटर क्यूब को अपन लीटर ही बोलेंगे, बेटर रहेगा। कह रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 0.2 मोल पर हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज, देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन आपका आउट चला जाता है, क्यों, क्योंकि देखिए ये आपका पर मोल लीटर पर मिनट में है, इसका ऑर्डर एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं, पर अगर क्वेश्चन गलती से आ जाता है तो इसलिए डाल दिया है। अगर एन की वैल्यू 2 है, देखिए तो ए नॉट की वैल्यू कितनी आप लिख सकते हैं, टी हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी हाफ विल बी 1 अपॉन ए नॉट की पावर n-1, ऐसे ही होता है। इट विल बी टी हाफ इज इक्वल्स टू, इट इज एक्चुअली 1 अपॉन के इंटू ए नॉट, इतना आता है सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या, टी हाफ की वैल्यू, इट इज सो 1 अपॉन के की वैल्यू इज कितना है, रिएक्शन एज अ रेट कांस्टेंट, इट इज 0.5 और ए नॉट की वैल्यू है कितनी, ए नॉट की वैल्यू है 0.2, तो इट इज 100 अपॉन 10, कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया आपका 10 मिनट, 10 मिनट्स के बराबर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सेकंड ऑर्डर से थोड़ा बच के रहें। नेक्स्ट इज फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, ये है इंटीग्रेटेड रेट।
तो कौन कहाँ नजर आई, एक ही जगह नजर आएगी, ऑप्शन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ 3/4 ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर रिएक्शन 3/4 हो चुकी है तो बची कितनी है, 25% रिमेनिंग। हमारा मतलब सिर्फ रिमेनिंग से होता है, ध्यान रहे हमारा मतलब सिर्फ रिमेनिंग से होता है। तो ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/4 टाइम्स ऑफ ए नॉट, 1/4 टाइम्स ऑफ ए नॉट, ठीक है। तो लिखिए k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, यानी कि ए नॉट बाय 4, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, तो ऊपर मेरा आ जाएगा 4। कहाँ है ऐसा ऑप्शन, ए की जगह है ऐसा ऑप्शन, टी की जगह लिखा आपने, बिल्कुल ठीक है, एक ही जगह है ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहता है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 69.3 सेकंड, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, आपको बताना रेट कांस्टेंट। देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए बहुत सिंपल है कि k की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन टी हाफ, ये पूछ रहा है 0.693 अपॉन 69.3 कितना होगा भाई, ये होगा भाई 1/100, दैट इज 0.01 पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन a upon a minus x was found to be 8 after 10 minutes, the rate constant is, देखिए हम लिखते हैं उसमें log a upon a minus x की वैल्यू, ये बोल रहा है कि ये हो जाएगा log 8 के बराबर। log 8 को आप लिख सकते हैं log 2 की 2 raised to the power 3, तो ये हो जाएगा 3 log 2 के बराबर, ठीक है। अब इसे फॉर्मूले में फुट कर दीजिए बस, देखिए ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 2.303 अपॉन, अच्छा अपॉन टी, के की वैल्यू निकालनी तो अपॉन टी, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, कितना आ जाएगा, इट इज 2.303 अपॉन 10। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है जो मैच कर रहा है, ठीक है। पता चल गया कैसे करना था, इजी था। नेक्स्ट कह रहे हैं फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द ग्राफ ऑफ लॉग ए वर्सेस टाइम इज गिवन, कह रहा है x इज इक्वल्स टू, देखिए x यहाँ पे एक स्लोप है, तो कह रहा है कि x किसके बराबर होगा, तो देखिए क्या है, फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है कि log a इज इक्वल्स टू log a नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303, यही फॉर्मूला होता है, log a इज इक्वल्स टू a नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। कह रहा है आपका रिएक्ट log a और t के बीच में ग्राफ बना है, तो ये तो आपका इंटरसेप्ट हो गया, दिस इज log a नॉट, तो आपका स्लोप किसके बराबर हुआ, आपका स्लोप इज एक्चुअली माइनस के अपॉन 2.303, एक नेगेटिव स्लोप है के अपॉन 2.303, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखिए फाइंड द 2/3 लाइफ टी हाफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन विच के की वैल्यू आपको दे रखी है, 2/3 यानी कि 2/3 रिएक्शन आपकी हो चुकी है, तो देखो आपका ए का वैल्यू कितने आया, आपका ए का वैल्यू आएगा ए नॉट माइनस 2/3 ए नॉट, तो कितना है, इट इज एक्चुअली 3 ए नॉट माइनस 2 ए नॉट, यानी कि ए नॉट बाय 3, ए नॉट बाय 3 आपकी ए की वैल्यू हो चुकी है। आपका लॉग ए अपॉन ए नॉट अपॉन ए कितना आ जाएगा, इट विल बी, देखो ए नॉट की जगह लिख दो ए नॉट बाय 3, इट विल बी log 3, आपको लॉग ए नॉट अपॉन ए की जगह लिखना है सिर्फ log 3। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को, कहता है आपका t 3/4 हो जाएगा कितना, इट विल बी इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के की वैल्यू 5.48 इंटू 10 की पावर -14 एंड log 3 इज हाउ मच, इट इज 0.47। आप एक बार इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, आपका कैलकुलेट जब आप इसके करेंगे आपका आंसर आना चाहिए 2 इंटू 10 की पावर 13 के आसपास, ठीक है। कितना आ जाएगा आंसर, 2 इंटू 10 की पावर 13, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। ये मैंने पहले कैलकुलेट कर दिया था, मेमोरी में भी था, तो फटाफट हो गया है। नेक्स्ट कह रहा है द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज हाफ लाइफ इज 480 सेकेंड्स, तो आप देखिए k की वैल्यू 0.693 अपॉन 480, कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। मैं कैलकुलेट करता हूं एक बार, कैलकुलेट करके आ रहा है बेटा 1.44 इंटू 10 की पावर -3 पर सेकेंड, कौन सा ऑप्शन, विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट इज 100 मिनट्स, तो टी हाफ की वैल्यू है कितनी,
100 मिनट्स, ठीक है। और कैसी ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 80% कंप्लीशन। देखिए अगर टी हाफ 100 मिनट है तो टी हाफ की वैल्यू जीरो ऑर्डर के लिए होती है A0/2 के, ऐसा ही होता है A0/2 के, और ये है मेरा 100 के बराबर। मुझे के की वैल्यू भी गिवन है क्या, नहीं के की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन मैं के को ये लिख सकता हूँ A0/200, गिवन तो नहीं है लेकिन मैं A0/200 लिख दूँ। अब नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में हमसे ये कहता है कि 80% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, फिर क्या होगा, देखो इसका रिएक्शन होता है A इज इक्वल्स टू A0 - KT। अगर 80% रिएक्शन हो चुकी है तो A इज हाउ मच, इट इज 20% लेफ्ट ओनली, तो इट इज 0.2 A0 इक्वल्स टू A0, और K की जगह लिख देंगे A0/200 एंड T, यहां से मेरी T की वैल्यू आ जाएगी। इसे शिफ्ट करिए, इधर कितना आ जाएगा, A0/200 T इज इक्वल्स टू 0.8 A0, A0 से A0 कैंसिल, टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 8 × 20 इज 160 मिनट्स, 160 मिनट के बराबर ये आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कहते हैं फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A gives B, the reaction rate at reaction concentration of 0.01 मोलर, यानी कि A0 की आपकी वैल्यू है, नहीं ये A0 की वैल्यू नहीं, किसी भी कंसंट्रेशन A पे कंसंट्रेशन है और उस पर रेट गिवन है, ठीक है, मान लेते हैं A के लिए हाफ लाइफ पीरियड, अच्छा ठीक है, गिवन है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। देखिए आपको हाफ लाइफ निकालने के लिए 0.693/K करना होगा, क्या 0.693/K, और अगर मैं K की वैल्यू निकाल दूं तो मेरा काम हो जाए। K की वैल्यू कैसे निकलेगी, वेरी सिंपल, K की वैल्यू निकलेगी 2.303/T log A0/A से, यहीं से आएगी। देखिए आपके पास A0 कंसंट्रेशन गिवन है, A0 और हाफ, द हाफ लाइफ पीरियड, मुझे हाफ लाइफ निकालनी है, हाफ लाइफ से क्या आएगा, मुझे दे रखा है रेट, अरे नहीं ये फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं। देखिए रेट का एक और फॉर्मूला है, रेट का एक और फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इट इज K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1, यही फॉर्मूला है, बस अब काम हो गया। K की वैल्यू अब यहाँ से आ जाएगी, इट इज व्हाट, रेट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1। रेट की वैल्यू कितनी, रेट की वैल्यू इज 2 × 10 की पावर -5 अपर कंसंट्रेशन है 10 की पावर -6, 3 -2 -2, यह आ जाएगा 2 × 10 की पावर -3 के बराबर। बस K की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। पुट करके देखें, T हाफ की वैल्यू 0.693/K की जगह 2 × 10 की पावर -3, तो यह आ जाएगा 693/2, कितना 693/2, कितना आ जाएगा भाई, कितना है ये, इट इज 3 4 जा 8 113 ऑलमोस्ट 7 346.5 या फिर 347, कहाँ है ऐसा, सेकंड्स, ऑब्वियसली सेकंड्स, कहाँ है ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। एक बारी में डिफिकल्ट लग सकता है बट क्वेश्चन इज क्वाइट। नेक्स्ट कह रहा है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, कह रहा है कि रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का प्लॉट आपको बनाना है, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जिसमें आपका जो रेट होता है वो K की पावर A पे डिपेंड नहीं करता है, तो रेट की जगह मैं क्या लिखूंगा, रेट की जगह मैं लिखूंगा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू K, A तो आपका 0 हो गया, तो कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू K इंटू टाइम। तो कैसा ग्राफ बनना चाहिए, ऑब्वियसली एक लीनियर ग्राफ बनेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिखेंगे, A इज इक्वल्स टू A0 - KT, कैसा आता है, A इज इक्वल्स टू A0 - KT का, अगर कंसंट्रेशन यानी कि A का ग्राफ बना रहे हैं T के साथ, तो एक ऐसा ग्राफ आ रहा है कि कंसंट्रेशन इस तरीके से लीनियरली ड्रॉप कर रही है, तो इसकी जगह आ जाएगा, ये आ जाएगा A0, A के साथ आपने बनाया है T, और स्लोप की वैल्यू कितनी, स्लोप की वैल्यू -K, ठीक है। तो क्या है, इट इज अ लीनियर स्लोप विद पॉजिटिव स्लोप, नहीं, कह रहा है लीनियर विद नेगेटिव स्लोप एंड जीरो इंटरसेप्ट, नहीं, नेगेटिव तो ठीक था लेकिन जीरो इंटरसेप्ट नहीं, वो कह रहा है लीनियर विद नेगेटिव स्लोप एंड नॉन जीरो इंटरसेप्ट, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है लीनियर विद पॉजिटिव स्लोप, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, तो एक ही ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट, इस ग्राफ से मैच कर लीजिए ऑप्शन। नेक्स्ट
कहता है इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 1 मोलर टू 0.24 मोलर इन 20 मिनट्स। द रेट कांस्टेंट इसमें कितना आएगा? तो देखिए टी की वैल्यू आपको सिंपली रखनी थी कितनी, 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए। का क्वेश्चन हम एक बार पहले कर भी चुके हैं, बस सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए इट विल बी 2.303। आपको निकालना है रेट कांस्टेंट, तो के और टी को चेंज कर दीजिए। यहाँ पे नहीं करते हैं, सीधा यहाँ पे के लिख लेते हैं, यहाँ पे के लिख लेते हैं और टी की जगह 20 लिख लेते हैं। लॉग ये है 1 और ये है 1/4, तो लॉग 4 यानी कि 0.6, सीधा लिख दूँ मैं 0.6। इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आएगा? देखिए इसको हटाइए तो ये हो जाएगा इंटू 10 और ये हो जाएगा मेरा ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, तो आ जाएगा मेरा कितना 0.3 इंटू 0.2303। दिस विल बी योर आंसर। ये कितना आ रहा है आपका? ये आ रहा है बेटा आपका 0.06909। 0.069 कौन सा ऑप्शन है? 0.06 और एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे थे प्लॉट बिटवीन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट बनाना है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी तो बताया था, अभी तो बताया सेम टू सेम, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, अभी बताया था 2 क्वेश्चन पहले। ये रहा, देखिए ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। कितना? 60 पर सेकेंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू 1/16 ऑफ वैल्यू, यानी कि ए की वैल्यू भाई A0/16 है। कह रहा रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का निकालना है, यानी मुझे के की वैल्यू निकालनी है। तो के की वैल्यू होती है अच्छा के की वैल्यू गिवन है, आपको टाइम निकालना है। एक्चुअली क्या टाइम निकालना है? t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग A0/A। ठीक है, तो ये एक्चुअली लॉग A0/A पहले निकाल के साइड कर देता हूँ। ये कितना आना चाहिए? लॉग 16 के बराबर आना चाहिए। बेटा लॉग 16 कितना होता है? लॉग 16 होता है 4 रेज़ टू द पावर 4, यही सॉरी 4 रेज़ टू द पावर 2 या फिर 2 रेज़ टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 2 की पावर 4 भी आप इसे लिख सकते हैं। तो इट विल बी 4 log 2 यानी कि 0.3, 4 इंटू 0.3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 2.303, के की जगह आप लिखेंगे 60 इंटू 4 इंटू 0.3। आपका फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए ये हो जाएगा, इसको करिए इंटू 10, 12 को अप्रॉक्सीमेटली 5 से करिए, इट विल बी 0.2 0.4 20 एंड 30 0.46 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। 0.46 अपॉन 10, 0.46 अपॉन 10 यानी कि 0.046, ये आपका आंसर आना चाहिए। इतना आ जाएगा आपका इतने सेकेंड्स। तो ऐसा कहीं ऑप्शन है? ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है, इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो कैसे लिखेंगे? इट विल बी 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 सेकेंड्स। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए कह रहा है द रेट कैन बी एक्सप्रेस बाय द फॉलोइंग रेट एक्सप्रेशन। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बोल रहा है कि रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स, ये आप मान लें R1 है, R2 की बात कर रहा है कि कंसंट्रेशन ए का कितना है? 3 टाइम्स इन्होंने बढ़ाया है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, आपने इसको 2 भी किया है। ठीक है, कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज, कितना टाइम इंक्रीज हुआ है। तो बस एक बार इसको खोल दीजिए, ये हो जाएगा k इंटू 9 इंटू ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 इंटू बी। तो इट विल बी हाउ मच? इट विल बी 18 इंटू के इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। तो आप ऊपर वाले को नीचे वाले को कंपेयर करेंगे तो आपको ये 18 टर्म एक्स्ट्रा नजर आएगा कि ये 18 ज्यादा है। तो कितने टाइम इंक्रीज हो चुका है रेट? रेट इज इंक्रीज्ड 18 टाइम्स। ठीक है, प्रीटी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है के फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। कह रहा है सेकंड, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकंड इज दिस मच, द इनिशियल कंसंट्रेशन इज, देखिए A इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT, ये तो फॉर्मूला होता है। हमें पूछा इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा, यानी कि A0 की वैल्यू हो जाएगी बेटा A प्लस KT। ठीक है, A की वैल्यू दे रखी है मुझे 0.5 प्लस K की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड है,
इंटू 25। ठीक है, तो सारी यूनिट्स अभी मैच कर रही है इसलिए मैंने यूनिट नहीं लिखी है, मैच नहीं करती तो मैं यूनिट भी लिखता। तो इट विल बी 50 इंटू 10⁻⁻2 यानी कि 0.5। तो 0.5 प्लस 0.5 इज व्हाट, 1 के बराबर आ जाएगा। इट विल बी इक्वल्स टू 1 मोलर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट्स द कंसेंट्रेशन ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम 0. बेटा ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, जिसको नहीं पता है वो देख ले कि हमने इसमें पहले के की वैल्यू निकाली थी। हमने पहले इस क्वेश्चन में के की वैल्यू निकाली थी और वो वैल्यू कैसे निकाली थी, 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए करके। तो के की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, मुझे अभी भी याद है, इट इज 3.47 इंटू 10⁻⁻2 ऐसे आया था। फिर मैंने इसकी मदद से निकाला था रेट, मैंने रेट की जगह लिखा था के इंटू ए नॉट। ठीक है, और ए नॉट की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी थी, ये रही 0.01। तो आंसर फर्स्ट वाला मेरा आ चुका था। ठीक है, अभी अभी किया था हमने 5 मिनट पहले। नेक्स्ट कह रहा है द रिएक्शन एक्स गिव्स वाई प्लस जेड, द हाफ लाइफ पीरियड इज 10 मिनट्स। हाफ लाइफ यानी कि इसका टी हाफ है 10 मिनट का। कह रहा है इन व्हाट पीरियड ऑफ द टाइम वुड द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स बी रिड्यूस टू 10% ऑफ द ओरिजिनल कंसंट्रेशन। देखिए आपको इस क्वेश्चन में ये देखना होगा, अगर इसका ऑर्डर नहीं गिवन है, मुझे ऑर्डर नहीं गिवन है। कभी ऐसी सिचुएशन आई, वैसे आनी नहीं चाहिए, फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है और ऑर्डर नहीं गिवन है, तो आप उसे एलिमेंट्री कंसीडर कर लीजिए। वैसे इसका निकाला नहीं जाता जब तक बताया नहीं गया, लेकिन क्योंकि ऑप्शंस गिवन है, अगर ऐसा कोई ऑप्शन गिवन होता कि नन ऑफ द अबव या फिर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, तो वो ट्रू हो जाता। लेकिन सारे ऑप्शंस हमें गिवन ही हैं, तो फिर क्या करेंगे, इसे कंसिडर फर्स्ट ऑर्डर। आप इसे कंसिडर करेंगे कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। कैसी है, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ये आप कंसिडर करेंगे। टी हाफ इसका 10 मिनट है, तो आपको उसको के की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी, कितनी, इट विल बी 0.693 अपॉन टी हाफ यानी कि 10, इट विल बी 0.0693 के बराबर। ठीक है, फिर आपको निकालना है in what time period would it concentration of x be reduced to 10% of the original concentration, यानी कि a की वैल्यू 0.1 a नॉट के बराबर किस टाइम पे हो जाएगी। तो टाइम की फॉर्मूला होगा 2.303, इट विल बी 2.303 अपॉन k log a नॉट अपॉन a। ठीक है, इट विल बी इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 0.0693 log, यहाँ पे कितना आ जाएगा, a नॉट की जगह a नॉट और a की जगह 1/10 ऑफ a नॉट। तो ये वैल्यू तो पूरी कैंसिल ही हो जाएगी, इट विल बी 1 ओनली। बस आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखिए, अगर आप 0.693 से इसे डिवाइड करते तो ये कितना आता है, 3.3 के आसपास आता है। तो ये आ जाएगी पूरी वैल्यू 33 के आसपास, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है नीचे, तो 33 मिनट्स के आसपास ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्यूट करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है फॉर अ गिवन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इट टेक्स 15 मिनट्स फॉर द, फर्स्ट ऑर्डर को मार्क कर लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर है, इट टेक्स 15 मिनट्स फॉर द कंसंट्रेशन फॉर टू ड्रॉप फ्रॉम 0.8 मोलर टू 0.4 मोलर, द टाइम रिक्वायर्ड 15 मिनट लगे, द टाइम रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन टू ड्रॉप फ्रॉम 0.1 टू 0.025। अरे देखिए, अगर आप इसे सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। आप क्या करेंगे, आप इसमें पहले के की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें टाइम निकालेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। देखिए पहले मैं आपको 0.8 से 0.4 जाने में 15 मिनट लगे, तो यहाँ से आपको टी हाफ मिल गया, कितना है, टी हाफ आपका कितना है यहाँ पे 15 मिनट है। तो यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल लेते, लेकिन ये भी नहीं करना है। अब देखो टी हाफ पता चल गया ना, 15 मिनट्स फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ कांस्टेंट रहता है। अब देखो आपको कहाँ से जाना है, आपको 0.1 से आगे बढ़ना है। आप पहले बेटा 0.1 से कहाँ आगे बढ़ेंगे, आप जाएंगे 0.05 तक, फिर 0.05 से आगे जाएंगे कहां से 0.025 तक, यानी कि आपको 2 हाफ लाइफ्स कवर करनी है। 15 मिनट आपको ये करने में लगेंगे, 15 मिनट आपको ये करने में लगेंगे, टोटल कितना आपको 30 मिनट यानी कि 30 मिनट्स लगेगा। तो आप बाय फॉर्मूला भी जा सकते थे, लेकिन ये तो सिंपलेस्ट तरीका है, सिंपलेस्ट वे। ठीक है, नेक्स्ट टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला है द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर ड्यू टू, क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि इसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको लग सकता है कि एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड है, नहीं, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है भाई। ठीक है,
नेक्स्ट कह रहा है विच प्लॉट्स विल गिव द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होता है भाई, k इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो आप लिख सकते हैं ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी। तो क्या एक्टिवेशन एनर्जी आपको कहाँ से मिल जाएगी, आप जब ln k और 1/t का ग्राफ बना देंगे तो आपका जो स्लोप होगा वो माइनस ई ए बाय आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आप वैल्यू वहां से निकाल लेंगे। बढ़िया चीज, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन वेयर डेल्टा एच रिप्रेजेंट्स द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन किलोजूल पर मोल द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विल बी। ये क्वेश्चन आपको कभी भी आए तो बिना ग्राफ के मत करिएगा, आप फंस जाएंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आप जानते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। कह रहा है द डेल्टा एच रिप्रेजेंट द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ये डेल्टा एच रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज डेल्टा एच। कह रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विल बी, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितनी होगी, देखो ये आपकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगी और ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एक्सोथर्मिक के केस में इससे तो ज्यादा ही है, डेल्टा एच से तो ज्यादा ही है, तो इट विल बी मोर देन डेल्टा एच। तो ये क्वेश्चन आप कभी भी बिना ग्राफ के नहीं करेंगे। जब भी आपसे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पूछा जाएगा तो ड्रॉ द ग्राफ। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है द रेट ऑफ रिएक्शन 2NO plus Cl2 gives 2NOCl is given by the rate equation। ठीक है, ये आपके पास रेट इक्वेशन है। कह रहे द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। हाँ जी, ये तो अरहीनियस इक्वेशन है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपकी K की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस हैं इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NO, नहीं भाई, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशंस की वैल्यू पे, इनिशियल कंसंट्रेशंस की वैल्यू पे, इनफैक्ट कंसंट्रेशन की वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। डूइंग ऑल दिस नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज, क्या होती है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, नहीं ऐसा नहीं है, वो तो हीट ऑफ रिएक्शन होती है। कह रहा है द एनर्जी इवॉल्व्ड व्हेन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, नहीं भाई, वो तो पूरी की पूरी एनर्जी ऐसे नहीं कहलाती है। कह रहा है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर ऑफ अ रिएक्शन, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, ये बात बिल्कुल करेक्ट बात है। नेक्स्ट है द एनर्जी नीडेड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट, नहीं भाई, ये तो थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व हो रही है, थर्मोकेमिस्ट्री। नो, नेक्स्ट कह रहा है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज, ये है आपका 9 किलो कैल पर मोल। कह रहा है नेक्स्ट द इंक्रीज इन रेट कांस्टेंट व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 298 टू 308 केल्विन। देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। क्या फॉर्मूला है, 2.303 log K2 by K1 is equals to EA by R 1 by T1 minus 1 by T2। ठीक है, इट इज K2 by K1 is equals to एंटी लॉग, हमें बस वैल्यूज को पुट करना है, क्या आ जाएगा, 9 into 1000 अपॉन R। देखो 1000 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आंसर किलो कैल में था तो मैंने 1000 कर दिया है। ठीक है, फिर देखो R की वैल्यू कैलोरीज में कितनी होती है, R की वैल्यू कैलोरीज में होती है 2, और ऊपर आ जाएगा कि तब 1/T1 इज 1/298 माइनस 1/308। आप इस पूरी की पूरी वैल्यू को भाई कैलकुलेट कर लेंगे और आपका K2 by K1 की वैल्यू मैं आपके लिए कैलकुलेट करके दे देता हूं कितनी आने वाली है जी। आफ्टर कैलकुलेशन ये आपका लगभग 63% के बारे में 63% के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट कह रहा है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय, किससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं, कह रहा है इवैल्यूएटिंग अ रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर्स, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। इवैल्यूएटिंग वेलोसिटीज ऑफ रिएक्शन, नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। कह रहा है इवैल्यूएटिंग रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, यही इसी फॉर्मूले की बात कर रहा है कि रेट कांस्टेंट K2 और K1 आप T1 और T2 पे निकाल लो, आपका क्या, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी, में R की वैल्यू उसमें पता होनी चाहिए। ठीक है जी, वेरी नाइस। चलिए एक्स कहता है द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट टेम्परेचर 200 केल्विन इज 10 टाइम्स लेस देन द रेट कांस्टेंट एट 400 केल्विन। कह रहा है व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। देखिए आप लिखेंगे सेम फॉर्मूला log K2 by K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन
2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है। तो ये तो 10 टाइम्स हो गया, ये तो log 10 हो गया। EA की जगह EA 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2 को आप T2 माइनस T1/T1 T2 भी लिखते हैं एब्सोल्युटली। आपके पास दो टेम्परेचर हैं 400 और 200, कितना हो गया? तो ये हो गया आपका 400 माइनस 200 इज 200/400 इंटू 200, तो कैंसिल हो गया। तो बस आपको EA की वैल्यू अब सीधे निकाल देनी है यहाँ से। EA की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट विल बी 400 इंटू 2.303 R, यह आ जाएगा आपका 921.2 R के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन बी में ये 921.2 है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, कह रहे थे अरेनियस इक्वेशन मे नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज। कौन सी इक्वेशन अरेनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है? पहले देखिए, पहले आपको एक जनरल फॉर्म लिखवा देते हैं। क्या है? इट इज a इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस, अरे रे क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया, ऐसे लिख देते हैं, ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस EA बाय RT। ठीक है, देखिए इसको इधर अगर हम लेके आए, EA बाय RT को लेफ्ट लेके आए, ln k को उधर लेके जाएं, तो मेरा इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगा, EA बाय RT इज इक्वल्स टू ln a बाय k। तो यानी कि पहला वाला तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा वाला देखिए, dA ln k बाय dt। अब सब इक्वेशन को देखिए, इसको डिफरेंशिएट आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो k तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट हो जाएगा, लेकिन a विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट नहीं हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इट विल बी d ln k बाय dt, इसका आ जाएगा 0 एंड इट विल बी EA बाय R t स्क्वायर। तो ये इक्वेशन भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक बार इसका डिफरेंशिएशन करके देखना। याद रखना, A टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, K टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर विल बी 0। फिर देखिए, log A इज इक्वल्स टू log K प्लस EA बाय RT, ये यही इक्वेशन है, बस इसको ही मॉडिफाई करके, यानी कि A को यहीं रखा और उसको उधर लेके गए और नेचुरल और log बेस्ड टाइम में कन्वर्ट कर दिया गया। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन एक बार इसको देखिए, log माइनस EA बाय RT इज इक्वल्स टू K बाय A, देखिए ये बिल्कुल गलत है। लॉग नहीं आना चाहिए था यहाँ पे लॉग यहाँ पे आना चाहिए था, और 2.303 भी इन्वॉल्व होता, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा है। डज नॉट मेक एनी सेंस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कहता है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन A to B is 80 किलोजूल पर मोल, द हीट ऑफ रिएक्शन इज 200 किलोजूल पर मोल, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन B to A इन किलोजूल पर मोल विल बी। देखिए ऐसे वाले क्वेश्चंस आप बिना ग्राफ के कभी नहीं करने चाहिए। नेवर डू दिस क्वेश्चंस विदाउट ग्राफ। आप कोई फॉर्मूला अगर आपको याद है तो भूल जाइए, याद रखना इनको हमेशा ग्राफ के फॉर्म में ही आपको सॉल्व करना होगा। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो पहले बना देते हैं, कुछ ऐसे होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कह रहा है कि इसका एक्टिवेशन एनर्जी है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ, ये आपका ए हो गया और ये बी, ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, ये है आपका 80 किलोजूल। ठीक है, द हीट ऑफ रिएक्शन यानी कि एक्सोथर्मिक, यानी कि ये जो हीट निकली है इस रिएक्शन में, ये कितनी है? ये 200 किलोजूल है। कह रहा है द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर B to A, वो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी? वो एक्टिवेशन जब आप B से A आएंगे तो देखिए बेटा, ये वो एक्टिवेशन एनर्जी है जो आपको लगानी पड़ेगी, ये वाली, ये है वो एक्टिवेशन एनर्जी। जब आप पीछे से A की तरफ जाएंगे तो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी को पार करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू किसके बराबर है? इट इज 200 प्लस 80, दैट इज 280 के बराबर है ये। तो ऑप्शन कौन सा ठीक? ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से बिना ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे भाई। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज 9 किलो कैल पर मोल। ठीक है, द इंक्रीज इन रेट कांस्टेंट व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 295 टू 300 केल्विन इज। देखिए भाई ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है क्या? log K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। फॉर्मूला तो यही है, बस आपको K2 बाय K1 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए K2 बाय K1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? इट विल बी 1 पॉइंट नहीं, एंटी लॉग लिखेंगे ना पहले, एंटी लॉग
एंटी लॉग, ई की वैल्यू भी 9 इंटू 1000 अपॉन 2.303 इंटू 2, इट विल बी 1 अपॉन 295 माइनस 1 अपॉन 300। तो बेटा मैं आपके लिए पहले ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूँ, फिर आपको आंसर बताते हैं। ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद बेटा आपका K2/K1 आ रहा है 1.28। तो पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। तो देखो परसेंटेज इंक्रीज किसके बाद होगा, परसेंटेज इंक्रीज निकालने का फॉर्मूला कि आपका K2 कितना है, इट विल बी K2 माइनस K1 अपॉन K1 इनिशियल कितना था इंटू 100। तो K2 आपका देखो कितना आया, K2 आपका आया K2/K1 यानी K2 की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 1.28 टाइम्स K1, तो इट विल बी 1.28 K1 माइनस K1 अपॉन K1 इंटू 100, ऐसे लिखेंगे। तो इट विल बी 0.28 K1 अपॉन K1, तो 0.28 तो उतना ही रहेगा, K1 से K1 कैंसिल और इंटू 100 इज 28%। ठीक है, कितना आ जाएगा 28% विल बी योर आंसर। इतना कैलकुलेटिव आपके मेन एग्जाम में नहीं आएगा, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन आपको मतलब फिर तो इजी लगेंगे ना, अगर इस लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, बाकी तो इजी ही लगने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है द रेट कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अरेनियस इक्वेशन एज k इज इक्वल्स टू a माइनस e रेज़ टू पावर माइनस e बाय rt। कह रहा है इन दिस इक्वेशन e रिप्रेजेंट्स, इस इक्वेशन में E क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या इट इज द एनर्जी above which all the colliding molecules will react, नहीं, is it the energy below which all the colliding energy will react, yes, ये वही एनर्जी है जिसके नीचे सारे के सारे मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाएंगे, ऊपर कुछ नहीं होता है भाई, मिनिमम एनर्जी है। ठीक है, इसके नीचे सारे के सारे कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। इज इट द टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एट टेंपरेचर T, नहीं, टोटल एनर्जी नहीं है, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, नहीं, ये पूरा फैक्टर होता है e रेज़ टू माइनस e बाय rt का, उसकी बात कर रहा है, ये वो नहीं है, सिर्फ e पूछा है, e। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कहता है द रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर टू डिफरेंट रिएक्शंस आर 10 की पावर 16 e रेज़ टू माइनस 2000 बाय t, उसकी भी दे रखी है। कह रहा है द टेंपरेचर एट विच K1 इज इक्वल्स टू K2, किस टेंपरेचर में K1 और K2 बराबर हो जाएंगे। देखिए पहली बात तो A इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस ए बाय RT होता है। अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, देखिए सब में हमको A की वैल्यू गिवन है और ये माइनस 2000 किस चीज की वैल्यू है, इट इज माइनस ए बाय आर की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, इट इज ए बाय आर की वैल्यू। ठीक है, तो देखो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ठीक है ऐसे करके देखते हैं, लॉग पहले ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं K2/K1 इज इक्वल्स टू ए बाय आर। अच्छा दोनों की नहीं, ये वाला नहीं लगा सकते हैं, ये वाला नहीं लगाएंगे। देखिए ऐसा करते हैं a इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू माइनस ए बाय आर टी, मैं इसे ये लिख सकता हूं, पहले तो फॉर्मूला ही ठीक कर दें, a इज इक्वल्स टू ए ई रेज़ टू पावर माइनस ए बाय आर टी। हाँ नाउ थिंग्स लुक बेटर। ठीक है, अब देखो दोनों को कंपेयर करके देखो, पहली इक्वेशन में इक्वेशन फर्स्ट के लिए माइनस ए बाय आर टी की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है कितनी, माइनस 2000 अपॉन टी। सेकेंड इक्वेशन के लिए माइनस ए बाय आर टी की वैल्यू कितनी है, इट इज माइनस 1000 अपॉन टी। ठीक है, दो इक्वेशन सही रहे हमारे पास। कह रहा है द टेम्परेचर एट विच K1 इज इक्वल्स टू K2, अगर दोनों के लिए मैं K1 इज इक्वल्स टू K2 कर दूं, यानी कि a e रेज़ टू द पावर माइनस ए बाय आर टी कर दूं इज इक्वल्स टू K2, यानी कि ये A1 कर दो, A2 e की पावर माइनस ए बाय आर T2 कर दूं, तो अब देखो क्या होने वाला है, A1 और A2, A1 बाय A2 कितना होगा, A1 इज 10 की पावर 16 एंड A2 इज 10 की पावर 15, तो ये तो आ गया 10। ठीक है, एंड इट इज e रेज़ टू द पावर माइनस 2000 अपॉन टी इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द माइनस 1000 अपॉन टी। ठीक है, तो दोनों साइड में टेम्परेचर का फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, मेरा काम हो जाएगा। एक काम करता हूं, दोनों के साइड नेचुरल बेस ln लेके देखता हूं कि क्या निकलता है। देखिए अगर मैं लिखूं ln 10, तो यहाँ पे तो ln 10, ठीक है, ln 10 प्लस नेचुरल बेस लिया मैंने मल्टीप्लीकेशन में, तो प्लस आ जाएगा, तो इट विल बी कितना, माइनस 2000 अपॉन टी विच इज इक्वल्स टू माइनस 1000 अपॉन टी, ये आ जाएगा।
अब देखिए मेरे को ln 10 नहीं पता है, तो मैं इसे नेचुरल बेस 10 में कन्वर्ट करके देखूं तो इट विल बी 2.303 इंटू लॉग बेस 10, तो ये कितना आ जाएगा, सिर्फ 2.303 के बराबर ही आ जाएगा। दिस वैल्यू देखो यहाँ पे कर देते हैं, ln 10 इज इक्वल्स टू 2.303 log 10, और log 10 कितना 1, तो इट विल बी 2.303 ओनली। इस वैल्यू को सिर्फ 2.303 लिख दूं और ये कितना आ जाएगा, काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया, या फिर मैंने ही इसे बड़ा कर दिया। देखिए इट विल बी 2.303 प्लस क्या है मेरे पास 2000 अपॉन टी, और यह है 1000 अपॉन टी, तो उस वैल्यू को अगर इधर लेके जाऊं 2000 को मैं RHS में लेके जा रहा हूं, तो इट विल बी 2000, इट विल बी इक्वल्स टू 2000 अपॉन टी माइनस 1000 अपॉन टी, तो ये कितना है, इट विल बी 1000 अपॉन टी ओनली, तो इट विल बी टी की जगह टी को ऊपर लेके जाऊं, टी आया यहाँ पे, इट विल बी 1000 अपॉन 2.303। मुझे लग रहा है आंसर इस फॉर्म में ही दे रखा है 1000 अपॉन 2.303, तो कौन सा आंसर है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में एक डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन माना जाएगा ये, और कुछ आपको इसमें ज्यादा कैलकुलेटिव था भी नहीं, बस चीजों को रीअरेंज करना था। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला देखें, कह रहा है N2 + 3H2 gives 2NH3 + 22 किलो कैल। देखिए ये क्या है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आपका जो प्रोडक्ट है उसके साथ एक हीट भी निकल रही है, प्लस का मतलब ये क्या है, हीट इसके साथ एक प्रोडक्ट है, यानी कि हीट इज इवॉल्विंग आउट इन द रिएक्शन, दैट इज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कह रहा है द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज 50 किलो कैल, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। देखिए मैंने आपको कहा ऐसे क्वेश्चन आप सिर्फ देख के नहीं करेंगे, आप हमेशा ग्राफ बनाएंगे, हमेशा ऑलवेज ड्रॉ दी ग्राफ। एक्सोथर्मिक के लिए ये रहा आपका ग्राफ, और देखिए आपके लिए एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, इट इज 22। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज 50, ये वैल्यू है आपकी 50, और एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, तो सिमिलर ही हो गया, ये रहा आपके लिए बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, ये कितना है, इट इज 50 + 22 यानी कि 72। 72 इज योर करेक्ट आंसर। कहां है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, 72 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। कह रहे द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 5% when its temperature is raised from 27 to 28 degree centigrade, the activation energy of the reaction is। देखिए कह रहा है आपका जो log K2/K1 है ये हो जाएगा EA upon 2.303 R and it will be log 1 upon T1 minus 1 upon T2। कह रहे थे एक्टिवेशन एनर्जी आपको EA की वैल्यू निकालनी है। देखिए आपको पता है ये अब बहुत ही ज्यादा किलो जूल में पूछा है, ठीक है, बहुत ही कम वैल्यू आने वाली है log K2 upon K1। अगर K1 सपोज आपका आप मान लो 100 है तो K2 आपका कितना हो जाएगा, वो 105 हो जाएगा, तो इट विल बी 105 upon 100। बोला ना कि 5% ज्यादा, ये तो बोला 5% ज्यादा, 100 का 5% कितना, 5 ही हुआ, तो 105 K2 की वैल्यू है और K1 की वैल्यू 100 है। कह रहा है EA की वैल्यू EA एंड इट विल बी 2.303 इंटू 8.314 log 1 upon T1। 1 upon T1 की वैल्यू कितनी, 1 upon T1 की वैल्यू 1 upon 300 आ जाएगी, माइनस 1 upon 301। तो ठीक है, ये तो बहुत ही छोटी छोटी वैल्यूज है। चलिए मैं आपके लिए कैलकुलेट करके ले आता हूँ, वरना बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। मैं आपके लिए कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि आपका EA फाइनल कितना आ रहा है। हाँ जी, तो आपका जो फाइनल EA आ रहा है इट इज 36.6 किलो जूल पर मोल के बराबर, इतना आपका फाइनल आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन for forward and reverse reaction is given to you. The presence of a catalyst lowers the activation of both forward. The enthalpy change of the reaction A2 in the presence of catalyst will be। ठीक है, देखिए हाँ, enthalpy change देखिए मैंने ना बोला ये वाला क्वेश्चन बिना ग्राफ के नहीं करना है, एक बार ग्राफ कर देते हैं पहले। द एनर्जीज फॉर एक्टिवेशन आपको दे रखी है, द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लोवर्स द एक्टिवेशन। देखिए पहले एक काम कर लेते हैं, देख लेते हैं कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। जब हम फॉरवर्ड जा रहे हैं तो फॉरवर्ड के लिए 180 किलो जूल है और बैकवर्ड के लिए 200 है, यानी कि रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है। देखो पहले तो मैं इस रिएक्शन में एक एक्सोथर्मिक का पार्ट बना लूं, बिना ग्राफ के तो नहीं होगा। इस टाइप की एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बोल रहा है कि फॉरवर्ड के लिए कितना है, फॉरवर्ड के लिए भाई एनर्जी है ये, दैट इज 180,
और बैकवर्ड के लिए एनर्जी है ये, ठीक है। ये कितना है, ये है 200। इसमें इस रिएक्शन का बेटा डेल्टा एच कितना हो गया, ये इसका डेल्टा एच है, ये वाला पार्ट, ये इसका डेल्टा एच हो गया कितना 20, इनफैक्ट -20, इनफैक्ट -20, बट मैग्नीट्यूड मान लीजिए कि 20 के बराबर है, ये डिफरेंस कितना है 20, तो ये हीट ऑफ रिएक्शन है। कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, जो कैटलिस्ट है इस एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा सा कम कर देगा। मान लीजिए ये एक नया पाथ है जो मैंने इस पर ये वाला कलर जो ड्रॉ किया है, मान लीजिए ये एक नया पाथ है। कह रहा है कि लोअर द एनर्जी ऑफ बोथ, सब दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी से लो करती है। ऑब्वियसली इसकी अब इतनी कर दी है और इसकी भी कितनी, इतनी सी कर दी है ऑब्वियसली। द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज, कह रहा है रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज कितना आएगा। अरे भाई इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो अब भी सेम ही है। कैटलिस्ट कभी रिएक्शन की प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करता है, एंथैल्पी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज नहीं करेगा, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। तो एंथैल्पी तो अभी भी कितना 20 ही रहने वाला है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, गुड काइंड ऑफ डबल स्टार क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट कह रहा था स्लोप इन अरेनियस प्लॉट इज इक्वल्स टू, बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं भाई, -a/2.303 r, ठीक है, बार बार नहीं। नेक्स्ट कह रहा है इफ k1 इज द रेट कांस्टेंट एट टेंपरेचर T1 एंड k2 इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट एट टेंपरेचर T2, द फर्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज। अरे इतनी बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तो याद होना चाहिए कि log k2/k1 इज इक्वल्स टू a/2.303 r। अच्छा, लेकिन हर जगह k1/k2 दिया है, तो क्या हुआ 1/T2 - 1/T1 हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। कहाँ है ऑप्शन, अच्छा बस नेगेटिव साइन भी हट गया है। चलो पहले एलिमिनेट करते हैं, ये तो हो गया एलिमिनेट, ये हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं ये भी नहीं हो सकता। T1 T2 ऊपर कैसे आया, बिल्कुल नहीं हो सकता। a/2.30 T1 T2 - T, ये भी नहीं हो सकता। एलिमिनेशन से ही हो गया बेटा, एलिमिनेशन से ही हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। कह रहा है फॉर अ फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर विच द एक्टिवेशन एनर्जीज ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल, बोला था बिना ग्राफ के नहीं करने का। दोनों के लिए एक्टिवेशन एनर्जी सेम है, तो डेल्टा एच क्या है, दोनों एक सेम लेवल पे है, इसका डेल्टा एच कुछ है ही नहीं, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू 0। बिना ग्राफ के नेवर अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। चलिए अगला टाइप देखिए, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कहता है कि द इफेक्टिव कोलिजन्स आर दोज इन व्हिच मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव एनर्जी इक्वल टू ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। हैव अ प्रॉपर ओरिएंटेशन, एब्सोल्युटली। एक्वायर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स एवरी कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट लीड्स टू केमिकल रिएक्शन, नहीं भाई, ओनली इफेक्टिव। कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, नहीं भाई, इट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ reactants colliding effectively. All reactions which occur in gaseous phase are zero order reaction, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कह रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द फॉर प्रोड्यूसिंग द इफेक्टिव कोलिजन्स द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव, उनके पास क्या होना चाहिए, एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, ये बात करेक्ट है। कह रहा है लेसर एनर्जी लेसर देन थ्रेशोल्ड, नहीं ग्रेटर देन इम्प्रॉपर, अरे ये तो बात बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये बात तो बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू है। फर्स्ट वाला भी ट्रू था, फर्स्ट वाला देखिए सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाँ ये बात ठीक है, पर इनकम्प्लीट है। सिर्फ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी से काम नहीं चलेगा, आपको उसके साथ एक प्रॉपर ओरिएंटेशन भी चाहिए, ठीक है। इट इज ट्रू फर्स्ट वाला, बट इट इज नॉट कंप्लीट। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी collisions are sufficiently violent, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि collisions are sufficiently violent, ऐसा कुछ नहीं है, violent collisions की बात नहीं की गई है। कह रहे all collisions are responsible for reaction, नहीं भाई, only effective collisions। कह रहे all collisions are effective, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। only highly energetic molecules have enough energy to react, only highly energetic molecules have enough energy to react। हाँ, इस बात को थोड़ा सा हम एग्री कर सकते हैं among all these
कि जो हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स होंगे उनके पास काफी एनर्जी होगी रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम ड्रिल्स के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है जी, कर लिया ऑब्जर्व। कह रहा था रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज दिस मच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी। ठीक है, एक बार रिएक्शन को देखिए। आपको पता है रिएक्शन के लिए रेट 2a प्लस बी के सी के लिए रेट विल बी माइनस 1/2 डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू प्लस डी सी बाई डी टी। डी सी बाई डी टी की वैल्यू आपको दी है 2.2, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा 4.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। कितना इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। कह रहा है द आयनिक रिएक्शंस आर यूजुअली वेरी फास्ट बिकॉज, अरे क्यों फास्ट होती है, कुछ बॉन्ड ब्रेकिंग रेकिंग की है नहीं। कह रहा है इट डज नॉट, अरे बस, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी बॉन्ड ब्रेकिंग, बिल्कुल करेक्ट। कह रहा है द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बिटवीन चार्ज आयंस इज ग्रेटर देन दैट बिटवीन द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा है कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज वेरी लो, नॉट ट्रू। द रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक, बिल्कुल गलत बात। अगला देखिए, द डिफरेंशियल रेट लॉ आपको इसके लिए बताना है। देखिए यह है NH3 का 1/4 पहले ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे है, यहां पे है, इक्वल्स टू माइनस 1/5 DO बाई dt माइनस, अच्छा यहाँ पे माइनस तो है ही नहीं, माइनस है ही नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, माइनस है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर 4 वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, पूरा खुद से मत लिखना, एग्जाम में खुद से लिखना स्टार्ट मत कर देना। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो ठीक है, खुद से लिख के क्रॉस चेक जरूर कर सकते हैं। अगर टाइम बचाना है तो माइनस और प्लस साइन ढूंढे, आपका आंसर वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ। कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए कभी भी करेक्ट इनकरेक्ट हमेशा अंडरलाइन कर दीजिए ताकि आपके दिमाग में वो हाईलाइटेड रहे कि बताना क्या है। कह रहा है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन द बैलेंस्ड इक्वेशन। ये बात बिल्कुल ठीक है, हाँ मोर और लेस यही है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। नॉट ऑलवेज ट्रू बट ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द स्लोवेस्ट स्टेप। हाँ जी, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली। मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर, यस एब्सोल्युटली ट्रू। कह रहा है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। अरे भाई अगर उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता तो हमारे पास दो डिफरेंट टर्म्स भी नहीं होते। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट बोला है, रेट है आपका कितना 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 14 एंड फर्स्ट ऑर्डर है इट इज इक्वल्स टू k इंटू ए नॉट, ऐसे ही लिखते हैं। तो कह रहा है कि कंसंट्रेशन आपको गिवन है और रेट कांस्टेंट आपसे पूछा है, तो कंसंट्रेशन की जगह रेट कांस्टेंट की जगह के लिखिए, ए नॉट की जगह कितना हाफ इंटू, बस हाफ ही लिखिए, बाकी आपको मोल पर लीटर है, ये भी मोल पर लीटर है तो ठीक है, पर सेकंड में आंसर आ जाएगा, क्या ही दिक्कत है। बस आपको 2 से मल्टीप्लाई करना था के भी, तो के की वैल्यू कितनी आ जाती है 15 इंटू 10 की पावर माइनस 14 तो नहीं है 4 है, माइनस 4। तो कौन सा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, फॉर अ रिएक्शन A plus 2B gives C, the rate is given by plus dC by dt equals to K into concentration of A into concentration of B। कह रहे हैं hence the order of the reaction is, रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा। देखिए A plus 2B gives given by, ठीक है, देखो आपको जो ऑर्डर निकालना होता है वो आप यहां से कभी नहीं निकाल पाते हो, नो यहां से आप नहीं निकालेंगे, निकालेंगे कहां से, हमेशा रेट इक्वेशन से। तो रेट इक्वेशन में, फाइनल रेट इक्वेशन में जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है A की पावर 1 और B की पावर 1, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना 1 + 1 दैट इज 2, ओवरऑल ऑर्डर इज 2। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द रेट ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन A gives B increases by 100 times when the concentration of A is increased 10 folds. The order of the reaction with respect to A is, देखिए रेट फर्स्ट ऑर्डर दिया कहीं पे, ठीक है, ऑर्डर तो हमें निकालना है, हाँ ऑर्डर तो निकालना है, ऑर्डर तो है ही नहीं, ऑर्डर निकालना है। तो रेट इज इक्वल्स टू K इंटू A की पावर n, ये तो हम जानते हैं। मान लीजिए पहला रेट है R1, वो कह रहा है जो R2 है इट इज 100 टाइम्स R1 एंड इट इज इक्वल्स टू K, जब हमने कंसंट्रेशन कितनी कर दी है 10 टाइम्स कर दी है, इट इज 10 इंटू A की पावर n। दोनों को डिवाइड कीजिए, आपके पास आंसर होगा 1/100 विल बी इक्वल्स टू K से K गया, इट इज A की पावर n इंटू 10 की पावर n इंटू A की पावर n। देखिए A की पावर n से A की पावर n गया, आप 100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, यस इसको लिखिए आप 10 स्क्वायर और 10 की पावर n को आप लिखिए 10 की पावर n, इस तरीके से। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 2।
बिल्कुल आ गया, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है ये, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, असर्शन रीजन हमारे पास, असर्शन इज अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी फॉर इफेक्टिव कोलिजन मॉलिक्यूल मस्ट हैव एनर्जी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी एंड कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये बात बिल्कुल ठीक है। कह रहे हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज हायर देन द एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन दोनों बात में कोई रिलेशन नहीं है। Both statements are true individually, कोई रिलेशन, there is no relation. Assertion is true, reason is true, reason is not a correct explanation of assertion. Next question कहता है कि the half life period of a first order reaction is 1 minute and 40 seconds. Calculate rate constant. देखिए सब चीज सेकंड में है, तो देखो 1 मिनट 40 सेकंड का मतलब होता है 60 + 40 दैट इज 100 सेकंड्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन कि टी हाफ की वैल्यू कितनी है। इट इज भाई द हाफ लाइफ, अच्छा टी हाफ की वैल्यू 100 सेकेंड्स है। आपसे रेट कांस्टेंट के की वैल्यू पूछी गई है, तो के इज 0.693 अपॉन टी हाफ दैट इज 100। कितना जाएगा, इट इज 6.93 के टर्म्स में दे रखा है हर जगह, तो इट विल बी 6.93 इंटू 10⁻³ सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट कह रहा है A graph plotted between log t half versus log a concentration is a straight line, एक straight line है। कह रहा है what conclusion must be drawn, क्या ड्रॉ कर सकते हैं आप इस गिवन ग्राफ से? यानी कि सिंपल सी बात है कि जो टी हाफ है और इनिशियल कंसंट्रेशन है उनके बीच में देयर इज नो रिलेशन, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और ये किस ऑर्डर के लिए ट्रू होता है? ये ऑर्डर होता है फर्स्ट के लिए, ऑर्डर इक्वल्स टू 1। ऑर्डर इक्वल्स टू 1 टिक कीजिए, ये तो गलत है, 1 1। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ की वैल्यू कितनी आती है? इट इज 0.693 अपॉन के। तो कितना इजी था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज डैश ऑफ टेम्परेचर। देखिए जनरली क्या होता है हाफ लाइफ, आप देखो, अच्छा टेम्परेचर के साथ पूछा, देखो टी हाफ कौन से ऑर्डर के लिए, अच्छा देखो सपोज कर लेते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछ रहा है यार, वरना हम इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे अगर ऐसा रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखो टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के। तो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, बट के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये जो होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि तो टी हाफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइफ इज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इस क्वेश्चन बस एक ही करेक्शन है कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछा गया है। नेक्स्ट कह रहा है फॉर अ रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट्स द रेट लॉ इज, ये रहा आपके सामने रेट लॉ, ऑब्वियसली ये फर्स्ट ऑर्डर है, कैसा एक फर्स्ट ऑर्डर है। कह रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट आफ्टर टाइम पी व्हेन टी इज इक्वल्स टू 1/k। देखिए आप कैसे करेंगे इसको, आप बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए a इज इक्वल्स टू a नॉट e की पावर माइनस kt, ऐसा कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। कह रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ a लेफ्ट आफ्टर टाइम t, यानी a ही वो पूछना चाह रहा है कि a कितना आएगा। देखो ये कितना आएगा, a नॉट इंटू e की पावर माइनस k, k की जगह आप लिख सकते हैं 1/t या फिर t की जगह आप लिख दीजिए 1/k। तो इट विल बी माइनस k इंटू 1/k, इट विल बी a नॉट इंटू e की पावर माइनस 1 एंड इट विल बी a नॉट बाय e, a नॉट बाय a विल बी योर करेक्ट आंसर। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 एट 0.5 कंसंट्रेशन, द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज। देखिए ये सेम डाटा हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, इसके लिए पहले मुझे k निकालना पड़ेगा। द रेट आपको दे रखा है और आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट इज रेट अपॉन कंसंट्रेशन। रेट की वैल्यू है कितना? 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी? हाफ, इट इज 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2। और ये मिनट में आ रहा है, किसमें आ रहा है? ये आ रहा है मिनट में आंसर, पर मिनट। हाफ लाइफ पूछी आपसे, यानी कि टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, के की जगह लिख दें 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 100। ऑलराइट, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.231 इंटू 100 दैट इज 23.1 मिनट। 23.1 मिनट विल बी माय करेक्ट
आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रेट कांस्टेंट के विच एक्सप्रेशन गिव्स द रेट हाफ लाइफ पीरियड। तो पूछ रहा है कि हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ के लिए क्या फॉर्मूला है? अरे भाई क्या है फॉर्मूला? 0.693 अपन के है फॉर्मूला, और क्या हुआ? एक ही फॉर्मूला हमारे पास। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट कह रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 अकर्स एज फॉलोइंग। ऐसे डिकम्पोजिशन होता है N2O5 का। कह रहा है फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लग रही है, तो क्या रिएक्शन एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है? नहीं भाई, जरूरी नहीं है, दो बायमॉलिक्यूलर भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, देख के नहीं बताते हैं। तो रिएक्शन इज बायमॉलिक्यूलर, वही मैंने कहा कि देख के नहीं बताते हैं, हमें क्या पता, यूनिमॉलिक्यूलर भी हो सकती है। ठीक है, कह रहा है टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। ए की पावर, ए नॉट नहीं, ए की पावर 0 लिखा है। हाँ, ये बात बिल्कुल कंक्लूसिव है, इट इज कंक्लूसिव। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो ए नॉट की वैल्यू, सॉरी टी हाफ की वैल्यू होती है 1 अपॉन ए नॉट की पावर n-1। इट विल बी 1-1, दैट इज टी हाफ इज इंडिपेंडेंट, ए नॉट पे डिपेंड करेगा ही नहीं। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता। देखिए यूनिमॉलिक्यूलर बायोमॉलिक्यूलर हम देख के नहीं बताते हैं, ठीक है, वी डोंट नो। नेक्स्ट, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए ऑफ रिएक्टेंट इज 0.05। आफ्टर 45 मिनट इट इज डिक्रीज्ड बाय 0.015। हाफ लाइफ टाइम ऑफ द गिवन रिएक्शन, इसका हाफ लाइफ टाइम कितना होने वाला है? देखिए आप अगर बोलेंगे पहले आप के निकालिए, कितना 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। पहले आप इस वैल्यू को निकालिए, कितना आएगा? देखो इट विल बी 2.303, टी की जगह दे रखा आपको 45 मिनट्स, लॉग ए नॉट आपका था 0.05 और आपकी ए की वैल्यू थी 0.015, हाँ 0.015। ठीक है, इस वैल्यू को आप करेंगे सॉल्व, कितना आएगा? ये कितना टाइम चला जाएगा? 15, 45, 1 15 को 50 से करा तो 1, एक मिनट मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने पूरा ही कैलकुलेट कर लिया है। इस वैल्यू को, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.15 इंटू 0.15 के बराबर। ठीक है, अब देखो इस वैल्यू को आपको बस पुट करना है, कौन सा फॉर्मूला में? आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिए आप, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के में के की वैल्यू डायरेक्ट ये उठा के रख दीजिएगा, आंसर आपका लगभग 88 मिनट के आसपास आ जाएगा, 88 मिनट्स। मैंने पूरा ही कैलकुलेट कर लिया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है इन द रिएक्शन 2N2O5 gives 4NO2 plus O2, the initial pressure is 500 atm and the rate constant is 3.38 into 10 की पावर -5 per second. After 10 minutes the final pressure of N2O5 is। देखिए पहले इक्वेशन लिख लीजिए, 2N2O5 gives 4NO2 plus O2। ठीक है, इसमें P0 की वैल्यू आपको गिवन है, P0 की वैल्यू गिवन है, और क्या कह रहा है? द फाइनल प्रेशर इज, आपको फाइनल प्रेशर पूछ रहा है, फाइनल प्रेशर क्या होगा? देखिए हम हमेशा ऐसे ही निकालते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, के की वैल्यू हम लिखते हैं 2.303 अपॉन टी लॉग पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, कि जो हमारे पास क्वांटिटी इन हैंड होती है आपको उसको कैसे मेजर कर रहे हैं। इनिशियली मैंने पी नॉट मेजर किया था, बाद में मैं पी फाइनल मेजर करूंगा, तो मुझे फाइनल प्रेशर ही निकालना है, तो मुझे इसमें कोई इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ फॉर्मूला पुट करने की जरूरत थी। अगर हाँ ये पूछा होता कि N2O5 का कितना प्रेशर लग रहा है, उसका पार्शियल प्रेशर कितना है, तब शायद मुझे इक्वेशंस बनानी पड़ती, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई इक्वेशंस नहीं बनानी पड़ जाएगी। देखो के की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? इट विल बी, कहाँ है के? हाँ 3.38 इंटू 10 की पावर -5 इंटू टी की वैल्यू कितनी है? 10 मिनट। आंसर पर आंसर सेकंड में है तो 10 इंटू 60, 10 इंटू 60 अपॉन 2.303 इक्वल्स टू लॉग पी नॉट की वैल्यू कितनी है? इट इज 500 अपॉन पी एफ। ठीक है, इस सारी वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे एक बार, इस सारी की सारी वैल्यूज को एक बार हम कैलकुलेट करेंगे, तो देखो ये वैल्यू कितनी आएगी, फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस हैं। कर लिया है अपन ने, देखो सब कुछ कैलकुलेट करके आएगा, 0.008 की वैल्यू आएगी लॉग 500 अपॉन पी एफ। तो एंटी लॉग लगा के देखो, बहुत छोटी सी वैल्यू है, इसका मतलब ये वैल्यू 1.1 के आसपास होनी चाहिए, यानी कि पीएफ की वैल्यू 500 के बहुत करीब होगी तो उससे कम ही। कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू लगभग 490 एटीएम के आती है, कितने? 490 एटीएम के आसपास आती है। तो देखिए इतनी क्लोज वैल्यूज में आपको एग्जामिनर
क्वेश्चंस नहीं देता है, बट स्टिल आपको तरीका पता होना चाहिए कि करना कैसे है। ठीक है, एग्जाम में इतनी क्लोज वैल्यूज पे और इतनी पास इतने एक्यूरेट वैल्यूज पे आपको मतलब करने को नहीं मिलेगा, इजी कैलकुलेशन मिलेंगे आपको एग्जाम में। नेक्स्ट, लेकिन प्रैक्टिस तो हार्ड करनी पड़ेगी ना बच्चे। कह रहे थे रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, कितना होता है, देखो हमें पता है A इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। यहाँ पे उसको C से रिप्रेजेंट किया गया है, तो मैं इसको K की वैल्यू लिख दूं कितना, इट इज C माइनस C नॉट माइनस K की वैल्यू है ये, तो C की लिख देते हैं, C नॉट माइनस C अपॉन T। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट, नंबर बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ अ प्लॉट ऑफ log C वर्सेस T गिव्स अ स्ट्रेट लाइन फॉर अ गिवन रिएक्शन देन द रिएक्शन किस टाइप की है। आपका log C और T के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि log C T पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। ये किसके केस में होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर के केस में होता है, बनाने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाना था कि अगर कांस्टेंट वैल्यू आती है यानी कि डिपेंड ही नहीं कर रहा था, रेट आपका डिपेंड ही नहीं, अगर नहीं करता डिपेंड कंसंट्रेशन पे, तो क्या होता है, तो स्ट्रेट मतलब कांस्टेंट वाली लाइन आती है तो वो जीरो ऑर्डर हो जाता है, एक स्ट्रेट लाइन है यानी कि डिपेंड कर रहा है, इट विल बी अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20% इज कंप्लीटेड इन 10 मिनट्स, कह रहा है व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। देखिए सिंपल सा, फर्स्ट ऑर्डर का देखो क्वेश्चन तो आपका फर्स्ट ऑर्डर से ही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है आने की, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x। ऑलराइट, फिर देखिए इट विल बी 2.303 अपॉन t log a नॉट की वैल्यू कितनी है, 20% कंप्लीटेड। देखो इसे 20 ऐसे तो मत लिखो, इसे a लिखो सिर्फ, क्यों, a की वैल्यू अगर रिएक्शन 20% कंप्लीट हो चुकी है तो बची कितनी है, बची है 80%, तो इट विल बी 80/100 a नॉट, और हमेशा इस तरीके से ही लिखना चाहिए। ठीक है, तो a नॉट की वैल्यू a नॉट और ये हो जाएगा 80 इंटू 100 a नॉट से a नॉट कैंसिल, इट विल बी 5/4 दैट इज 1.25। तो 2.303 t की वैल्यू 10 मिनट्स और log 5 माइनस log हाँ ये हो गया 5, ये हो गया 4। ठीक है, इट विल बी 0.77, अच्छा ऐसे लिख देते हैं 0.77 माइनस 0.17, तो इट विल बी 2.303 अपॉन 10 इंटू 0.17, तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी ये, बहुत छोटी वैल्यू। एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, इट वॉज क्वाइट सिंपल एक्चुअली, 77 नहीं 70 लिखना चाहिए था, तो ये 10 हो जाता, तो कितना 0.23 और 0.23 का भी 10 यानी कि 0.023, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है जी, अगला देखिए, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, गलत मैच कौन सा है, आइए देखते हैं। सैपोनिफिकेशन ऑफ एक एस्टर दे रखा है और ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, नहीं भाई ये स्यूडो फर्स्ट, एक सेकंड सैपोनिफिकेशन है ना, तो यानी कि ये बेसिक मीडियम में होती है। हाँ जी, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। एसिडिक मीडियम में ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होती है। कह रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज अ सूडो, हाँ वही बिल्कुल करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। कह रहा है डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये बात ठीक है, ये आपको याद रख सकते हैं तो रख लीजिए। कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ H2O and R2 टू गिव HBr इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नहीं भाई ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी है, ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, ये बात गलत है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, वैसे स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, कह रहा है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन चेंजेस फ्रॉम 0.8 to 0.4 in 15 minutes. The time taken for the concentration to change from 0.01 to 0.025 m is, काफी सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखिए ये हाफ लाइफ तो हमें मिल गई कितनी, 15 मिनट की है, हाफ लाइफ यहां से पता चल गया कि 15 मिनट की हाफ लाइफ है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। अब हमें 0.1 से देखो हम पहले कहां जाएंगे, 0.05 तक जाएंगे, इसमें मुझे 15 मिनट लगेंगे, और 0.05 से मैं कहां जाऊंगा, इससे मैं जाऊंगा 0.025 से, इसमें भी मुझे 15 मिनट लगेंगे, तो टोटल कितना मिनट हुआ, टोटल हुआ 30 मिनट्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इजी पीजी। नेक्स्ट, कह रहा है द रेट कांस्टेंट फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज 8 × 10⁻⁵
हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 1 मोलर सोल्यूशन टू बी रिड्यूस्ड टू 0.5? अरे अच्छा, आपको रेट कांस्टेंट दिया है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का और आपसे पूछा है कि कितना लगेगा, यानी आपको हाफ लाइफ, आपको टी हाफ पूछी है। देखिए वैसे तो सेकेंड ऑर्डर आपके सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी आप टी हाफ के लिए डायरेक्ट याद रख सकते हैं, इट इज 1/a0 k के बराबर होता है। ठीक है, तो सीधा लिख लीजिए 1/a0 यानी कि हाफ हो गया ये, और इट इज 8 × 10⁻⁵ इट विल बी 0.25 × 10⁵। तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, एक बार फिर से कैलकुलेट करके देखते हैं। इनके बाद -3 -3 नहीं -5, इट इज़ -5। 10 की पावर -5 को ऊपर लेके मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू या फिर 100 इंटू 10⁻3। ठीक है, और नीचे मैंने लिख दिया 4, तो इतना आ गया 25। मैच नहीं कर रहा। हाँ जी, देखिए एक मिस्टेक मैंने फाइंड कर ली है खुद की। देखो यहाँ पे A0 लिखते हैं हम, क्या A0, और मैं इतनी देर से हाफ लिखे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे फाइनल कंसंट्रेशन है जो, नहीं आप लिखेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन लिखिए भाई, मेरी तरह मत कीजिए, इसमें लिखिए इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि है 1 के बराबर। फिर आएगा आपका 100 इंटू 10⁻3/8। अब आप इसे लिखेंगे कितना, देखो अगर 100 भी नहीं लिखना है, आप इसे सिर्फ अगर 10 लिखें तो शायद मेरा एक आंसर मैच कर जाए। इसे 10⁻4 कर दीजिए और ये हो जाएगा 1.25। इट विल बी 1.25 इंटू 10⁻4 मिनट्स। ठीक है, तो फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये याद रखिए कि A0 इसमें है क्या। A0 बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन है जो कि 1 मोलर है, ना कि 0.5। ठीक है, तो बचिए इस मिस्टेक से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आपको ये भी पता चला यहाँ पे क्या मिस्टेक हो सकती है, पर मुझसे हो सकती है तो आपसे भी जरूर हो सकती है। नेक्स्ट कह रहा है इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज 0, अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाए टेम्परेचर विल हैव नो इफेक्ट ऑन द रेट कांस्टेंट। ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर एक्टिवेशन है ही नहीं तो क्या करोगे टेम्परेचर का इफेक्ट डाल के। ठीक है, आप उस रिएक्शन को उसको कुछ चाहिए ही नहीं एनर्जी, तो टेम्परेचर बढ़ा के क्या ही करेंगे आप। कह रहा है लोअर द एक्टिवेशन इज एनर्जी फास्टर इज द रिएक्शन। हाँ ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दो बातों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Next question कह रहा है a first order reaction is carried out with an initial concentration of 10 mole per liter and 80% of the reaction changes into the product. ठीक है, first order reaction है, पहली बात तो ये कह रहा है। next now if the same reaction is carried out in the initial concentration of 5 mole per liter, percentage of the reactant changing to the product is, अरे भाई देखिए it is actually इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। जो भी रेट चलता है, जो भी रेट कांस्टेंट के है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है भाई। अगर हाफ लाइफ जितनी है उतनी रहेगी, जितना परसेंटेज डिकम्पोज होना था वो होगा ही, चाहे वो एक पहाड़ का 50% हो या फिर सपोज इतना सारा अमाउंट है उसका 20% अगर डिकम्पोज होना है 10 मिनट में, तो आप बड़ा अमाउंट भी लेंगे तो 20% 10 मिनट में ही डिकम्पोज होगा। देयर इज नो अदर वे। ठीक है, तो इट विल स्टिल बी 80% ली। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज रिड्यूस्ड टू 25% इन 1 आवर, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 100% से 50% जाने में कुछ x टाइम लगा होगा, 50 से 25 जाने में x लगा होगा। एक्चुअली आपको हाफ लाइफ पूछी है और आपको 2x की वैल्यू दी है। 2x की वैल्यू है 1 घंटा यानी कि 1 आवर, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, in the concentration of the reactants is reduced to 25% in 1 hour। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो इसके लिए x की वैल्यू, हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। सिंपल, एब्सोल्युटली सिंपल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ रिएक्शन द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू, थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी होती है। देखिए ये ग्राफ वाला क्वेश्चन ही है एक्चुअली। आप चाहे एंडोथर्मिक बनाइए या एक्सोथर्मिक बनाइए, डज नॉट मैटर, कुछ भी एक आप ऐसे रिएक्शन बनाएंगे और आपको पता चलेगा जो ये आपकी होती है, दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी एंड दिस इज योर एनर्जी ऑफ एनी रिएक्टेंट, और जो टोटल एनर्जी रिएक्टेंट प्लस ऊपर तक, ये पूरा का पूरा आपका एक थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाता है।
तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, कौन सी है भाई, देखिए आपके ये है एक्टिवेशन एनर्जी प्लस नॉर्मल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। देखिए कह रहा है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, ये क्या कहलाता है, ये आपका एक कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ये तो होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन ई ए, ये क्या होता है, k इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। इसमें जो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है पूरा का पूरा कि दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच हैज एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन ई ए। ठीक है भाई, तो इसका मैच कर लेंगे ऑप्शन नंबर 3। ऑलराइट, आगे देखिए, कह रहा है मॉलिक्यूल्स फॉर विच rate is equals to ZAB e raised to the minus a by RT shows a significant deviations। क्या है ये, एक्चुअली है क्या, ये आपके हैं नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, दीज आर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। लास्ट वाला है कि कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद सफिशिएंट, नहीं रुकिए 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 रुकिए, कोलिजन्स इन विच मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये है बेटा आपका, एक्चुअली ये है आपके इफेक्टिव कोलिजन्स। ठीक है, कह रहा है मॉलिक्यूल्स फॉर विच रेट इज इक्वल्स टू ZAB इनटू e raised to the minus a by RT shows significant deviations। अगर deviations आ रहे हैं तो वो क्या है, वो हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब बेटर है सिचुएशन, मैच कर लीजिए, ए का सेकंड, बी का थर्ड दोनों में ही है, सी का फोर्थ, हाँ तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्लियर हो गया है, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है द एफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम इन कैटालाइजिंग अ रिएक्शन इज ड्यू टू इट्स कैपेसिटी। कोई भी एंजाइम जब कैटालाइज करती है तो क्यों कैसे करती है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके करती है, अपना रिएक्शन पाथ चेंज करती है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ऑलराइट, तो कौन सा ऑप्शन, टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट कह रहा है इन अरेनियस इक्वेशन k इज इक्वल्स टू a e raised to the power minus a by RT the quantity e raised to the power minus a by RT is referred to as, ये क्या है भाई, a तो आपका एक फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है, जो आपका e raised to the power minus a by RT होता है, ये क्या बोला था मैंने, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच हैज एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपका एक बोल्ट्जमैन फैक्टर कहलाता है। क्या, इट इज योर बोल्ट्जमैन फैक्टर। ठीक है जी, नेक्स्ट कह रहा है इफ E1 and E2 are the activation energies for forward and backward reaction and the reaction is known to be exothermic, then इसमें से कौन सी सिचुएशन ट्रू है, देखिए मैंने आपको कहा था आप ये वाले क्वेश्चन बिना ग्राफ के बिल्कुल नहीं करेंगे। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कुछ इस तरीके से, कह रहा है कि E1 आपके फॉरवर्ड की रिएक्शन है जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, और E2 आपकी ये वाली रिएक्शन है जब आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जीज ये आपकी E1 है और ये आपकी E2 है। ठीक है, कह रहा है फिर इनमें से ज्यादा बड़ी वाली कौन सी है, अच्छा EF और ER था, ये EF है ये ER है, EF फॉरवर्ड एंड ER फॉर रिवर्स। ठीक है, तो कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली दिख रहा है ना आपको ER बड़ा है, क्या ही करना था इसमें, ER इज ग्रेटर देन EF। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है मिल्क टर्न्स सार एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड 3 टाइम्स फास्टर एज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर सारिंग ऑफ मिल्क इस, कितनी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होंगी, देखिए आपके पास हाँ दो रेट कांस्टेंट है, वन इज 3 टाइम्स मोर देन द अदर वन। कह रहे हैं फॉर्मूला देखो हमारे पास सिंपल है, 2 log K2 by K1 is equals to 2.303 R 1/T1 minus 1/T2। ये चीज तो बड़ी सिंपल है। अब बोल रहा है कि टेम्परेचर T1 यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर वो K1 है तो T2 पे वो कितना है, इट इज 3 टाइम्स फास्टर, इट इज 3K1। तो डायरेक्ट मैं इसको log 3 लिख देता हूं। ठीक है, इट इज एक्चुअली 3K1 अपन K1 लिख दो, लो ये लीजिए, ये तो लिखा ही नहीं है, ये तो लिखा ही नहीं, इंटू EA अपॉन 8। अच्छा कैलोरीज में है आंसर, कैलोरीज में है तो 2 आ जाएगा, हम किलो कैल में निकाल लेंगे बाद में, पहले कैलोरीज में तो निकाल लें। 1/T1 यानी कि 1/273 माइनस 1/313। ठीक है, EA की वैल्यू कितनी आ गई है, log 3 की वैल्यू हो गई 0.47
इंटू 2/2.303 multiplied by it will be 313 minus 273 is 40.273 into 313। ठीक है, तो ये एनर्जी मेरा आंसर किसमें कैलोरीज में आएगा, इसे डिवाइडेड बाय 1/1000 भी कर लीजिए। तो एक बार मैं आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूं कितना आ रहा है आंसर। हाँ जी, तो इसका आंसर आ रहा है आपका 4.693 किलो कैल के बराबर। ठीक है, तो ये रही आपके सामने पूरी की पूरी कैलकुलेशन, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कहता है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज 0। एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी, 0 है। कह रहा है रेट कांस्टेंट उसके लिए क्या होगा। देखिए अगर आपके लिए बेटा एक्टिवेशन की एनर्जी की वैल्यू 0 आती है तो सिंपल सी बात है K इज इक्वल्स टू AE⁻⁻ तो यानी कि E की पावर भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। K विल बी इक्वल्स टू A इंटू E⁻⁻0। ऑब्वियसली ये वैल्यू पूरी की पूरी 1 के बराबर, तो K मेरा किसके 1 के बराबर, सॉरी A के बराबर आ जाएगा। और ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, तो इट विल बी नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप्स एज द फॉलोज। A प्लस बी एक फास्ट रिएक्शन है, देन AX गिव्स AB इज अ स्लो रिएक्शन। ठीक है भाई, तो एक्सोथर्मिक है, पहली बात तो एक्सोथर्मिक है तो आपका रिएक्टेंट ज्यादा होना चाहिए, प्रोडक्ट कम होना चाहिए, बात बिल्कुल ठीक है। रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट कम, रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट कम, तो सारे ही एक बार को सही लग रहे हैं। लेकिन दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, कह रहा है पहला वाला जो स्टेप है वो फास्ट है। देखो ये तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, दूसरे वाले में देखिए ये दूसरों को बोल रहा है पहला वाला अगर फास्ट है तो उसमें भाई वो फटाफट रीच हो गया होगा, वो फटाफट वो पॉइंट पे रीच हो गया होगा। अगर ये ज्यादा बड़ा कर्व यहाँ पे आ जाता तो स्लो कैसे हुआ, तो वो स्लो कैसा हुआ, ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब ये वाला पार्ट इसका स्लो है और ये वाला पार्ट इसका फास्ट है। तो उसने कहा कि रिएक्शन पहले फास्ट है, एक्स का बनना इज फास्ट देन इट इज स्लो। यहाँ पे उल्टा दिखाई दे रहा है, ये फास्ट है और ये स्लो है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 30 मिनट्स एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 10 मिनट एट 47 डिग्री सेंटीग्रेड, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विल बी। देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल है, अगर आपको इतना पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन T हाफ, तो आप इजीली यहां से K1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 0.693 अपॉन T हाफ, दैट इज कितना है भाई 30 है। और K2 की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, दैट इज 0.693 अपॉन 10। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं log K2 by K1 इज इक्वल्स टू, आपको मैंने जानबूझ के यहाँ पे 0.693 को कट नहीं करना है, आप इजीली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट विल बी 0.693 अपॉन 10 अपॉन 0.693 अपॉन 30। तो ये वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी log 3 के बराबर। ठीक है, 0.693 से 0.693 कटा, 0 से 0 कैंसिल, 3 आ गया ऊपर log 3। और आप ऐसे लिख देंगे कितना, EA अपॉन 2.303 R की वैल्यू, क्योंकि किलो जूल में है, पहले जूल में निकालने 8.314 और इसको लिख देंगे 1 अपॉन कितना मिनट, कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 कितना हो गया, 27 इज 300, यस 300 माइनस कहाँ गया है 47, 47 कितना हो गया 320। ठीक है, तो EA की वैल्यू आ गई, सीधा सीधा log 3 की वैल्यू आप लिख लेंगे यहाँ से, इट विल बी 2.303 इंटू 8.314 एंड log 3 की वैल्यू विल बी 0.47 इंटू 320 इंटू 300। ये आंसर आपका जूल में आने वाला है, याद रखना 320 माइनस 300 विल बी 20 एंड जूल में तो अपॉन 1000। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को अब आपको कैलकुलेट करना है, ये मैंने आपके लिए पहले से कैलकुलेट कर लिया था। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 43.8 किलो जूल के आसपास आ रही है, यू कैन क्रॉस चेक दैट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला है द एक्टिवेशन एनर्जी of a reaction at a given temperature is found to be 2.303 RT joule per mole. The ratio of a rate constant to the Arrhenius factor is, देखिए आप जानते हैं K is equals to A into E की पावर माइनस हाँ ठीक है E अपॉन 2.303 RT, ऐसे लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं बिल्कुल। हम करते हैं E अपॉन RT करते हैं, अभी तो मैंने 2.303 लिखा भी नहीं है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हमें दी है एक्चुअली, K इज इक्वल्स टू A इंटू E की पावर, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आपको दी है कितना, इट इज 2.303
आर टी, ये हो जाएगा अपॉन आर टी से आर टी कैंसिल, एब्सोल्युटली ट्रू। फिर देखिए कह रहा है द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट टू द अरेनियस फैक्टर, रेट कांस्टेंट यानी के बाय ए की वैल्यू कितनी होगी, देखिए ये वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी ई की पावर माइनस 2.303 के बराबर ये वैल्यू है। आप इस वैल्यू को 1 अपॉन ई रेज टू द पावर 2.303 भी कर सकते हैं। एक बार को अगर इसे ना करें तो देखो, इसको ना करें तो वैसे तो आपको ये पता होना चाहिए कि वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, ये e की पावर माइनस या कितना 0.1 के आसपास आएगा। क्यों आएगा, देखो मैं इसे अगर लॉग में कन्वर्ट करूं तो भी आप इसे कर लेंगे। देखो एक बार यहाँ पे भी लॉग लगा के देखिए और यहाँ पे भी पहले नेचुरल लॉग लगाते हैं, ठीक है। देखिए पहले यहाँ पे नेचुरल लॉग आया ln, तो कितना आ जाएगा, इट विल बी ln k बाई ए इज इक्वल्स टू माइनस 2.303, इसके बराबर आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा log इंटू 2.303 k बाय ए इज इक्वल्स टू माइनस 2.303। तो log k बाय ए किसके बराबर आ जाएगा, log k बाय ए आ जाएगा कितना, -1 के बराबर, कितना -1 के बराबर। अब -1 को k बाय ए के टर्म्स में कैसे लिखा जाए भाई, एक बार को आप नेगेटिव साइन छोड़ दें पर 1 को 1 का क्या करें, ठीक है। तो देखो इसको आप -1 को कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे k बाय ए इज इक्वल्स टू 10 के पावर -1, ठीक है, कितना 10 की पावर -1, तो k बाय ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी 1/10 दैट इज 0.1, तो ये आ जाएगा आपके 0.1 के बराबर। आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते थे बेटा, ये 0.1 के बराबर होता है, पर ठीक है हमने तरीके से कर लिया, वो भी करेक्ट ही है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। चलिए कह रहा है कंसिडर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन विद द एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे रखी है फॉर बैकवर्ड एंड, तो आपको जनरल एक रिलेशन बताना है। देखिए आपको मैंने कहा था कभी भी ऐसा दिया हो तो आप हमेशा ग्राफ से ही सॉल्व करें। एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो यानी कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑलराइट, ठीक है जी। अब देखिए कह रहा है बैकवर्ड के लिए, पहले फॉरवर्ड के देख लें कितना है, फॉरवर्ड के लिए EF है, दिस इज योर EF, और बैकवर्ड के लिए इट इज EB, बैकवर्ड के लिए इट इज EB। कह रहा है कौन सा रिलेशन ट्रू है, आपको दिख रहा होगा कि EF ज्यादा है EB से, इसमें क्या ही करना था, EF इज मोर देन EB। कहाँ है, कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी, दैट EF इज ग्रेटर देन EB, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है फॉर अ गिवन रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट रिड्यूसेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बाय 2 किलो कैल, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज्ड बाय, काफी ज्यादा कैलकुलेटिव और लंबा और अच्छा क्वेश्चन, इज अ गुड काइंड ऑफ क्वेश्चन। कह रहा है देखो k1 अपॉन k2 इज इक्वल्स टू e की पावर, ठीक है ऐसे नहीं करते हैं, तरीके से करते हैं। देखो k इज इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर माइनस a बाय आर टी होता है, ठीक है जी। कह रहा है फॉर द गिवन कैटलिस्ट, हाँ ठीक है, मान लो पहली वाली रिएक्शन थी उसके लिए k1 था a इंटू ई की पावर माइनस ए बाय आर टी, ठीक है, और जब हमने k2 यूज किया तो वो हुआ a इंटू ई की पावर माइनस EA2 बाय आर टी, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। वो कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रिड्यूसेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बाय 2 किलो कैल। तो देखो मान लीजिए कि K2 में हमने कैटलिस्ट यूज किया तो इसमें 2 किलो कैल एनर्जी कम हो गई है, तो हमने इसको माइनस कर देना है, कुछ नहीं, हमने इसे लिखना है इट इज एक्चुअली EA माइनस 2 बाय आर टी, सिर्फ इतना करना था, EA माइनस 2 बाय आर टी लिखना था। एक बार दोनों को कंपेयर करते आप लिख लेते हैं K1 बाय K2 इज इक्वल्स टू A से A कैंसिल, तो आप लिख देते E की पावर माइनस EA बाय आर टी एंड इट वुड हैव बीन इक्वल्स टू माइनस EA बाय आर टी प्लस 2 बाय आर टी, ऐसे हो जाता। माइनस EA बाय आर टी से माइनस EA बाय आर टी कितना हो गया, माइनस 2EA बाय आर टी, कितना हो गया, इज इक्वल्स टू माइनस 2EA बाय आर टी प्लस 2 बाय आर टी, ऐसे ही हो जाता। K1 बाय K2 की ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। टेक्निकली ये तो प्लस नहीं, एक बार देखिए थोड़ा सा मिस्टेक किया हम लोगों ने, थोड़ा सा मिस्टेक किया। देखिए अभी हम तो क्या कर रहे हैं, अभी तो हमने जब ये नीचे था, जब इसे ऊपर लेके आएंगे, इसको खोलेंगे तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आनी चाहिए, ये वैल्यू पॉजिटिव थी तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, हाँ जी अब ठीक है, अब ठीक है। अब देखिए माइनस EA बाय आर टी से प्लस EA बाय आर टी, ये चीज कैंसिल हो जाएगी, मेरे पास सिर्फ बचेगा E की पावर माइनस 2 बाय आर टी, ठीक है।
इट विल बी इक्वल्स टू नाउ -2 और आर की वैल्यू कितनी, इट विल बी 2 एक्टिवेशन एनर्जी बाय नहीं, हाँ किलो कैल्स है ना, तो 2 हो गया, ठीक है 2 ही हो गया। टेम्परेचर इज 300 और जूल में, किलो जूल में है तो इनटू 1000, ठीक है। देखिए ये आगे कितना, ई की पावर कितना, ई की पावर इट इज 1000/300 दैट इज 10/3, ये आ गया ई की पावर -10/3 के बराबर, ठीक है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब इस बात को खोलूँ कैसे, मैं इसको पूरा खोलना चाहता हूँ, इसे खोलूँ तो खोलूँ कैसे। पहले आप ले लीजिए, क्या आपको नेचुरल लॉग लेना ही पड़ेगा। आप लिखेंगे ln k2/k1 इज इक्वल्स टू -10/3। पहली बात तो आप ये लिखेंगे, हमने k2/k1 नहीं किया था, एक्चुअली हमने k1/k2 किया था, हमने k1/k2 किया था। तो अगर मैं k2/k1 कर दूं तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, अगर मैं k2/k1 कर दूं तो ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। तो मैं इसे k2/k1 करके ये वैल्यू को पॉजिटिव लिख लेता हूँ, इट विल बी k2/k1 एंड इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। ठीक है, अब नेचुरल बेस log 10 ले लेते हैं, तो इट विल बी 2.303 log k2/k1 इज इक्वल्स टू 10/3 इंटू 2.303, लगभग 60, यानी कि 1 यह आ जाएगा आपका log k2/k1 विल बी इक्वल्स टू 1.44, ठीक है। और k2/k1 की कितनी वैल्यू आ जाएगी, k2/k1 की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 1.44 के बराबर। आप वैसे भी देख सकते हैं कि 1.44 किसकी वैल्यू आनी चाहिए, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको लिख सकते हैं इट विल बी 2 - 0.66, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसे कर सकते थे, या फिर 1 + 0.44 उस तरीके से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप देखेंगे आप 10 की पावर 44 लेके चलिए, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 28 के बराबर। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोलिजन फ्री थ्योरी इज एप्लीकेबल टू, किसके लिए है ये एप्लीकेबल, कम से कम आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स तो होने ही चाहिए, सो इट इज एप्लीकेबल टू बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करती है, हाँ जी आपका जो रिएक्टिंग स्पीशीज है वो कैसी है, दैट इज द नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज है, उसके ऊपर ही डिपेंड करती है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following is in accordance with collision theory, कि कौन सा फॉलो करता है collision theory को, कह रहा है rate is directly proportional to collision frequency, absolutely पढ़ा था ना आपने, rate is directly proportional to z a b, ठीक है। rate depends upon orientation of atoms, yes बिल्कुल सही कह रहा है। temperature determines the rate, ये तीनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं, all of these are absolutely correct options, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपका था आखिरी क्वेश्चन। आई होप आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बन गए होंगे, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, दिस वाज ऑल फ्रॉम